वेलकम टू द फर्स्ट एवर एपिसोड ऑफ डैडकास्ट ऑन मॉमकास्ट। क्यों ना हम आज फादर्स को अपने बीच बुलाएं और उनसे पूछें कि उनके क्या मसाइल हैं एंड यू आर विलिंग टू शेयर योर प्रॉब्लम्स एंड योर इश्यूज, क्योंकि घर तो आखिर अपना है। बाप कौन है? बाप सरबराह है। बाप वो सायादार दरख्त है जिसके नीचे जो है वो बच्चे फलते फूलते हैं। बाप क्या है? तो बाप अपने घर का यानी अपनी सल्तनत का जो उसकी जो सल्तनत है उसका सरबराह है, उसका बादशाह है। वो स्प्रिंट नहीं है, इट्स अ मैराथन, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। मेरे बेटे की तरीके से बाइक पर सिलेंडर घूम रहा है। बाबा ये रोड को क्या हुआ है? इसके लिए तो 500 वेडिंग प्लानर, इवेंट प्लानर बैठे हैं। एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली? इनके बच्चों को सेपरेट स्पेस मिल रही है। सास बहू के जो झगड़े हैं ये बड़े मसले हैं। हर सोसाइटी के अंदर हर टॉपिक पर कॉन्फ्लिक्ट्स है। बेहतर यही है कि खामोशी इख्तियार की जाए। लड़की हमारी अम्मा की पसंद की है। फॉर एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अलग रह रहा हूँ और वो बात जाके उसने बता दी दूसरी पार्टी को। हर एक का डेजिग्नेशन अलग अलग है। हम भी उसका लेवल मैच करें। बिल्कुल राग़िब हो चुके हैं। उनको वहाँ से खींचना एक बहुत बड़ा चैलेंज कि है। अच्छा बाबा उसमें ऐसा क्या है? हज पे चले गए। so, तकलीफ क्या थी जो अब्बा मना कर रहा था? हड्डी की चोट बहुत देर पा होती है, बच्चे की अपनी इज्जत होती है। रिएक्शन कंट्रोल करना आना चाहिए। तो जो वो एडल्ट बनेगा बड़े होके, जो उस चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस हम उसको देंगे बच्चे को, दैट इज व्हाट ही विल बिकम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द फर्स्ट एवर एपिसोड ऑफ डैडकास्ट ऑन मॉमकास्ट। हमें बहुत सारे मैसेजेस आते थे मॉमकास्ट पे कि हम ख़वातीन के बारे में, माओं के बारे में बहुत बात करते हैं, उनके मसाइल पे बहुत डिस्कशंस करते हैं, लेकिन फादर्स का क्या होगा? तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आज फादर्स को अपने बीच बुलाएं और उनसे पूछें कि उनके क्या मसाइल हैं, उनके क्या इश्यूज़ हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट दे गो थ्रू, उनके इमोशनल स्पिरिचुअल नीड्स क्या हैं। तो इसलिए आज हमने फादर्स को अपने साथ बुलाया है एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू हेयर ऑन मॉमकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर विद अस टुडे। मैं स्पेशली आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बिकॉज ऑफ ऑल द पेरेंट्स यू हैड द गट्स एंड यू हैड द विल टू वॉलंटियर एंड कम एट मॉमकास्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। हम डिस्कशन तो बहुत करते हैं लेकिन किसी प्लेटफॉर्म पे आके बात करना और डिस्कशन करना ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम ग्लैड कि आपने ये चीज़ रियलाइज़ की एंड दिस शोज़ कि आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, आप पेरेंटिंग के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं एंड यू आर ओपन टू डिस्कशन एंड यू आर विलिंग टू शेयर योर प्रॉब्लम्स एंड योर इश्यूज़, क्योंकि घर तो आखिर अपना है। सो वील स्टार्ट ऑफ एंड सब आराम से हो जाएं, ईजी हो जाएं, कोई टेंशन वेंशन नहीं ले ली। मैंने भी सोच लिया मैं बहुत बिल्कुल फॉर्मल वॉर्मल नहीं होंगी, इनफॉर्मल कैंडिड डिस्कशन है। और हाँ, ये मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर बता दूं कि ये डिस्कशन बिल्कुल भी कोई ब्लेम गेम नहीं है कि मॉम्स वर्सेस डैड्स या हस्बैंड्स वर्सेस वाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। या हम फादर्स के, हस्बैंड्स के मसले और इश्यूज़ समझने आए हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्योंकि एट टाइम्स ये होता है कि शायद हम उनसे कभी पूछते ही नहीं हैं और वो बताते ही नहीं हैं। सो दिस इज़ अ ग्रेट वे, अ ग्रेट पॉडकास्ट, अ ग्रेट डिस्कशन टू गेट टू नो देम एंड देयर इश्यूज़। एंड मैं सबसे पहले जो सवाल करूँगी, जिसका मैं चाहूँगी कि आप लोग सब जवाब दें एक एक करके, वो ये है कि बाप कौन होता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया, मॉमकास्ट का। यमुना, थैंक यू फॉर सच अ नाइस एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बहुत ज़रूरी था एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे फादर्स बात करें, जहाँ पे फादर्स के साथ डिस्कशन हो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे माओं से रिलेटेड चीज़ें हैं, बच्चों से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन एक बाप जो कि ना सिर्फ एक साहिबान होता है, घर के ऊपर साया होता है, लेकिन वो दिल से भी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और शायद मैं गलत हूँ, लेकिन अमूमी तौर पे पिछले शायद 20-10 सालों को निकाल दें तो हमारे माशरे में बाप के एक बहुत अलग सा, एक बहुत टिपिकल, एक बहुत कन्वेंशनल एक रोल रहा है, या फिर हम लोगों ने डेवलप कर लिया है, जो कि शायद अब उसको लोग चेंज कर रहे हैं विद द डिजिटल एज, या वो चेंज हो रहा है, या जो एक्चुअल बाप है वो अब लोगों का निकल के बाहर आ रहा है कि हाँ, बच्चों के साथ हम भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी माँ अपने बच्चों से करती है। जज़ाकल्लाह सर। So thank you so much for calling all of us here. So basically अगर आप डेफिनेशन पूछते हैं फादर की, सो ट्रेडिशनली फादर का जो रोल रहा है हमारी सोसाइटी में, वो बेसिकली एक गार्डियन का, एक ब्रेड एंड बटर प्रोवाइडर, जो कि घर में कमा के पैसे देने वाला शख्स, और जो है सिक्योरिटी का ख्याल रखने वाला एक फादर हमेशा कहलाता था। लेकिन आजकल चूँकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर बोथ वर्किंग, जैसे मेरे केस में मेरी वाइफ भी वर्किंग है,
सो उस केस पे फादर की डेफिनेशन पे थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बिकॉज हम दोनों चूँकि बाहर जाते हैं, काम करते हैं, सो हम दोनों ने जो है ना वो रोल्स को इक्वली डिवाइड किया हुआ है। फिर चाहे वो मतलब घर की सफाई हो या घर का अगर खाना-पीना हो, तो वो तमाम काम हमने आपस में डिवाइड किए हुए हैं। सो फादर इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट एज़ कम्पेयर टू मदर, बट ऑब्वियसली मदर का एक इमोशनल टच ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फादर अपने बच्चों से। सो वो एक एज ऑब्वियसली मदर को होता है, बट फादर का भी आई थिंक इक्वली रोल होता है। पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया मॉमकास्ट का इनवाइट करने के लिए। सवाल पूछा आपने, बाप कौन है? बाप सरबराह है। बाप वो सायादार दरख्त है जिसके नीचे जो है वो बच्चे फलते-फूलते हैं। और क्योंकि सरबराह है तो सरबराह की ज़िम्मेदारी है कि वो किसी चीज़ को आगे लेके जाए और उसको बड़ा होते हुए देखे, उसको बड़ा करे, उसको ये मौका दे कि वो आगे दुनिया के अंदर फ्लरिश करे, दुनिया के अंदर परवान चढ़े और दुनिया को जीते। हर बाप जो है वो यही चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो आगे बड़ा हो और दुनिया को कॉन्कर करे। जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो कमियाँ मैंने देखी हैं, वो मैं अपने बच्चों को ना देखने दूँ। सही। तो उसके लिए वो मेहनत भी करता है, जद्दोजहद भी करता है, बाहर घूमता फिरता है, खाक छानता है और डाँटें सुनता है लोगों की। तो वो ये सब चीज़ें करता है ताकि उसके बच्चे जो हैं वो अच्छा पढ़ लिख जाएँ, अच्छा परवान चढ़ें और आगे जाके अच्छा ग्रो करें। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत इस पॉडकास्ट का। मैं यहाँ पर बाप की एक डेफिनेशन ये कहूँगा कि एक घर बनता है और घर का जो सरबराह होता है वो बाप होता है, एक मर्द होता है। एक घर के सरबराह की हैसियत से वो बाप अपना एक किरदार अदा करता है और घर के अंदर के जो घर के बाहर के जो मामलात होते हैं, जो एक्सटर्नल मामलात होते हैं, बच्चों की तालीम हो गई और ख़ानदान की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हो गई, जिसमें उनका रहाइश है, उनकी जो बेसिक बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो ज़रूरियात की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बाप की है। और एक अच्छा बाप मेरे नज़दीक यही है कि जितनी भी उसकी बसात है, उस हैसियत के अंदर वो अपनी पूरी ज़िम्मेदारियाँ अगर वो पूरी तरह कर देता है, तो वो एक कामयाब बाप है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मोमकास्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ पर हमें इनवाइट किया और एक मर्द की, एक बाप की बात सुनने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है। अच्छा जी, सवाल यही था कि बाप क्या है? तो बाप अपने घर का यानी अपनी सल्तनत का जो उसकी जो सल्तनत है, उसका सरबराह है, उसका बादशाह है वो। अब उसमें उसकी जो रियाया है यानी उसके बच्चे और उसकी बीवी, वो नहीं चाहता कि इनको किसी भी किस्म की तकलीफ हो, किसी भी किस्म का कुछ भी इनके साथ नहीं हो। अच्छा, एक मर्द जो होता है, उसको जब उसके बच्चे नहीं होते, तब उसको बच्चे पसंद भी नहीं होते। किसी का बच्चा रो रहा है, तो मर्द के सर में दर्द फ़ौरन होता है कि यार ये क्या है? लेकिन जब वो खुद बाप बनता है, तो दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा उसको अपना बच्चा लगता है। सबसे अच्छा बच्चा उसका अपना बच्चा होता है, सबसे खूबसूरत भी वही होता है और सबसे प्यारा भी वही होता है। उसके लिए वो चाहता है कि मैं इस बच्चे के लिए सब कुछ कर जाऊँ, जो उसे कभी नहीं मिला या कभी मिला भी, उससे बढ़कर इसकी तालीम, इसकी तरबियत, ये बच्चा बाहर निकलता है तो कैसे लोगों में जाता है, क्या करता है, सब चीज़ उस पे वो ये कड़ी नज़र रखता है। अच्छा, लेकिन बस वो चीज़ जो है ना, वो अपने तौर पर ही कर रहा होता है। ना अपने घरवालों को बताता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, मैं ये केयर कर रहा हूँ। अपने तौर पे उसको बहुत फ़िक्र होती है अपने बच्चों की। बस बाप जो है ना, बस ढाल होता है अपने बच्चों की। Thank you for inviting to such an important podcast, I would say. क्योंकि जैसे कि मेरे फेलो फादर्स ने अभी कहा कि फीमेल्स के लिए काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, बट फॉर फादर्स देर आर नो सच प्लेटफॉर्म्स, एंड दिस इज़ वाई इस पॉडकास्ट की स्पेसिफिकली जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि एक फ़ादर क्या है, जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन दी और मैं सबसे एग्री करता हूँ इस हवाले से। मेरी नज़र में एक फ़ादर वो होता है जो सिर्फ अपने बच्चों को नहीं देख रहा होता। बच्चों की हमारी नज़र में एक टिपिकल वो होती है कि हाँ जी ठीक है बच्चों, यू हैव टू
उनको अफोर्ड करना है फ्रॉम उनके बॉर्न होने से पहले से लेके उनके यंग होने के बाद भी शादी, आप इसको एक वो कह लें, क्योंकि ये एक स्प्रिंट नहीं होती, फादरहुड स्प्रिंट नहीं है, इट्स अ मैराथन, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, जो कि आप खुद भी एज अ फादर, क्योंकि एक्सपीरियंस गेन करते हैं आप, दुनिया में एक बच्चा आता है आपका, आप उसको देखते हो, आप ये सोचते हो कि अच्छा जी मेरे वालदैन ने मेरे भाई की पेरेंटिंग ऐसी करी थी, ठीक है, तो वो चीज़ें आपके माइंड में होती है, बट देन रियलिटी हिट्स यू, आपको पता चलता है कि अच्छा नहीं जी, बच्चे को तो ये भी तरबियत की ज़रूरत है, एक्स वाई जेड, तो आप अपने आप को अडेप्ट करते हो, इवॉल्व करते हो, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। एंड इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं मजीद ऐड करूँगा कि इट्स नॉट जस्ट द किड्स, इट्स योर लाइफ पार्टनर एज वेल, जिसको एज अ फादर आपने, यूं कह लो, शायद लोग मेरी बात का कॉन्टेक्स्ट को गलत लें, लेकिन आपने अपने लाइफ पार्टनर को भी ट्रेन करना है, नॉट जस्ट द किड्स। अगर आप चाहते हैं कि आप एज अ पेरेंट्स प्रॉस्पर करें, तो मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन है। Thank you so much. What I extracted from all your discussions was ये था कि वो सरबराह है, वो जिम्मेदारी उसके ऊपर बहुत है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट है, और बस वो मैराथन में भाग रहा है बस। एक तो वो, अगर आप ये सिर्फ वर्ड्स, कीवर्ड्स उठाएं, तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा कि आप लोग क्या कर रहे हो भाई? बड़ा मुश्किल काम हो गया आप लोगों के लिए। मैराथन, सरबराह, ट्रेनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, बड़ा नहीं। आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड कि क्या हम फादरहुड को एंजॉय नहीं कर सकते? क्या इज इट दैट डिफिकल्ट? यहाँ में आपके जो आपने जो सवाल पूछा है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा वो हो गई हैं, एग्जॉस्ट हो गई हैं। टेंशन हो गई देखिए मुझे। अभी टेंशन इसमें हम भी अगर ख़वातीन का देखेंगे तो वो भी, हमें भी टेंशन हो जाएगी। तो बिल्कुल। बेसिकली ये डेफिनेशन आप बता रही थी ना, हाँ, तो ये एंजॉयमेंट ही है। अगर आप बिल्कुल। किसी भी मर्द से पूछेंगे ना, उसकी वो डेफिनेशन यही बताएगा। बिल्कुल। मर्द कभी भी घर में रहकर वो थोड़ा बहुत वीक में एक दफ़ा तो खाना बना सकता है, लेकिन डेली नहीं बना सकता, ये उसकी फितरत में ही नहीं है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये अल्लाह ताला ने फितरी तौर पे मर्द को इस चीज़ के लिए बनाया, उसको मजबूत बनाया है। क्या बात कर तो रहे हो? ये इसमें ये एंजॉयमेंट ही है। जब हम प्रैक्टिकली जाएँ, अगर एग्जॉस्ट होने वाली बात नहीं है कि वो तो एक हफ्ता भी नहीं लगेगा एग्जॉस्ट होने सही में। बात। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन जी, जी। एक रहा नहीं गया मुझे। दुनिया के बेहतरीन शेफ मर्द हैं। तो फितरी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हम वो एक है कि आदमी इज गोइंग आउट टू वर्क, जी। कि ऑब्वियसली ही इज बिजी, उसको मैं वो वक्त खुद नहीं भी मिलता। बेहतरीन शेफ़ हूँ, 2-3 डिशेज़ मैं बहुत अच्छी जबरदस्त। बनाता हूँ। लेकिन वो आपकी बात दुरुस्त है। हम्म, लेकिन अच्छा, वो जो शेफ़ का जो रोल है ना, उसमें एन्जॉयमेंट होती है, वो ठीक है? तो बहरहाल तो बाप में जो है ना, यही मैं ये कहूँगा कि अगर बाप की जब एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर आप जाएँगे ना, तो उसमें फिर यही है कि बाप के जो रोल हैं, हमें फितरत के जो तकाज़े हैं, वो बिल्कुल। फितरत के लिहाज से ही हमें चलना है। अगर इंसान फितरत से अलग हो जाएगा ना, तो फिर वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, फिर वहाँ पर बिल्कुल। प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हाँ, हैं। वो बिल्कुल, एक वो इंसान कवाम को, वो है। चीज़ इंसान को एग्ज़ॉस्ट करती है, ना कि उसकी शख्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मर्द होता है, बच्चा होता है, वो क्रिकेट के लिए, वो छोटा बच्चा होता है, वो बैट बॉल खेलेगा, सही। गेंद लेगा, वो फिर शीशे पे मारेगा। लेकिन जो बेटियां होती हैं, वो गुड़ियाओं से खेलती हैं, या फिर थोड़ी सी बड़ी होती हैं, तो वो एक बचपन में हम वो बच्चियां, हमारी बहनें वगैरह होती थी, वो खेला करती थी, वो आपस में आपा भूजी टाइप की, वो उनके किचन के उनके सेट होते थे, वो बनाया करती थी। तो ये इंसानी फितरत है। तो अगर हम इसी चीज़ को लेकर चलें तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। आपने पॉइंट आउट सही किया। बहुत ज़्यादा ग्लूमी और बहुत बेसी डिस्कशन हो मतलब गया था, आपकी और बहुत बोरिंग लाइफ हो जाएगी अगर लग आप रहा सिर्फ था यही सोचेंगे। बहुत चैलेंजिंग है। हाँ, इंजॉय द प्रोसेस, यस। इंजॉय बीइंग फादर, मतलब वालिद होने को इंजॉय करें, क्योंकि वो जो बच्चा छोटा सा होता है, जब पहली बार आपको टच करता है, वो आपसे बात करता है, बाल भी नोचता है, बड़ा होता है थोड़ा थोड़ा करके, वो एक सारे छोटे छोटे से प्रोसेस हैं, और वो ऐसा प्रोसेस है कि आपका उस बच्चे के साथ रिपीट नहीं होना। वो बिल्कुल। छोटा सा है, वो थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होगा, चलना शुरू होगा, पहली बार आपके साथ गिरेगा, मस्ती करेगा। तो इंजॉय द प्रोसेस, क्योंकि एक फिल्म थी 3 इडियट्स, उसमें कहता है ना कि पैशन वाली चीज़ें आपको फिर खेल लगती हैं, आसान लगती हैं। बिल्कुल। हम इंसान हैं, हम दुनिया में आए हैं, भेजे गए हैं, हमारी नसीब में था हमने पैदा होना है।
अब आगे क्या है कि हमने उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है अपने आप को, या एक अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। क्योंकि जब हम दुनिया में आए हैं तो हम रिस्क भी लिखवा कर आए, परेशानियाँ, खुशियाँ, सब चीज़ें हमारी डिसाइडेड हैं। पैदा होने से पहले तो हमारे जाने का वक्त तक मुतय्यन है। सो इट इज़ ऑल अबाउट एंजॉइंग द प्रोसेस, कि आप ज़िंदगी कैसे अच्छी गुजारते हैं। बिल्कुल। और मैं चूंकि फिल्में थोड़ी ज़्यादा देखता रहा हूँ, तो ज़िंदगी लंबी नहीं, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो एंजॉय द प्रोसेस। वालिद के साथ अपने मसाइल ज़रूर होते हैं, वो ही अगर सराउंडिंग में देखें, माँ की कुछ और टेंशन्स होती हैं और उसकी सराउंडिंग कुछ और होती हैं। वर्किंग मदर मच मोर टफर देन जस्ट अ हाउस वाइफ। जो माँ काम कर रही है बच्चों के साथ और जिम्मेदारी दोनों जगह की पूरी कर रही है, तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। सो एंजॉय द प्रोसेस ऑफ बीइंग फादर। बेसिकली आपने अच्छा पॉइंट एक रेस किया है। जब हम लड़के होते हैं ना, तो हमारे सिर्फ 2 रोल होते हैं। हम या तो भाई होते हैं या बेटे होते हैं, ठीक है? फिर हमारी शादी होती है, हम शौहर के रोल में भी आ जाते हैं। फिर जब बच्चे होते हैं हमारे, तो हम बाप बन जाते हैं। लेकिन यह है कि आपको ना प्रोसेस को एन्जॉय करना चाहिए। अब जैसे मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं बच्चों गाना लगाता हूँ, डांस करना शुरू करता हूँ बच्चों के साथ। मतलब बच्चे ऐसे लोग वैसे कामयाब भी रहते हैं कि जो मौके को उसके हिसाब से एन्जॉय करें और जिस रोल में या जिस फेज़ में है ना, वो उसको उसी तरह से एन्जॉय करें। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे हैं और बच्चों के साथ खेलते हुए खुद बच्चे बन जाएँ। तो हम लोग ये प्रैक्टिस नॉर्मली करते हैं कि गाना लगाया, डांस करना शुरू कर दिया, स्टोरी सुनाई, खुद उस स्टोरी के अंदर हम इन्वॉल्व हो गए बच्चे के साथ ही ना, ताकि वो जो हमारा पूरे दिन का स्ट्रेस होता है ना, मैं रात को स्टोरी ज़रूर सुनाता हूँ बच्ची को, क्योंकि वो उससे ये होता है कि पूरे दिन का जो स्ट्रेस होता है ना, वो आपका रिलीज़ होने लग जाता है, रिलीज़ हो जाता है। या अगर आप कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी बच्चे के साथ कर लेंगे, उसके साथ शाम में आप दौड़ना शुरू कर दें कि मुझे पकड़ो, तो उससे ये होगा कि आपकी जो दूसरी टेंशन होती है ना, वो थोड़ी देर के लिए वेव आउट हो जाती हैं। सो ये फादर का बेसिकली एक रोल है कि वो थोड़ा सा कैजुअली चीज़ों को लेता है, बट अगेन वो उसका ख्याल भी रख रहा होता है बैक ऑफ द माइंड में, और वो चाहता है कि वो थोड़ा सा टफ बने। दैट्स वाई वो अपने बच्चों को या अपनी बच्चों को जो है वो इस तरह से ट्रेन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी 2 बेटियां हैं, तो मैंने उसको कभी भी इस तरह से नहीं लिया कि वो लड़कों वाले काम नहीं कर सकती है। मेरी छोटी बेटी 4 साल से जो है वो स्केटिंग कर रही है। सो मैंने उनको वो तमाम चीज़ें दी जो कि एक लड़के को भी मिलती है, स्पोर्ट्स के हवाले से हो गया या एजुकेशन के हवाले से हो गया। सो वो हमारी अपनी थिंकिंग होती है कि हम किस तरह से उनको ट्रेन करना चाहते हैं। सो मेरे बच्चे जो है वो गाड़ियों से भी खेलते हैं, डॉल से भी खेलते हैं और बाकी चीज़ों से भी खेलते हैं। सो ये हमारा अपना पर्सपेक्टिव होता है कि हम किस तरह से अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी ये बात सोच रही थी, वी वांट टू से समथिंग सर। अच्छा सवाल ये था कि फादरहुड को एंजॉय क्यों नहीं किया जा सकता। मेरा तजर्बा थोड़ा सा मुख्तलिफ है यहाँ पर। जैसे जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पर पानी का प्रॉब्लम भी है, और जैसे गली पुख्ता नहीं गली है, इस तरीके से बिल्कुल। जो मसले हैं। अब जैसे अगर आप एंजॉय करना चाहेंगे तो ये मसले मसाइल ना हों, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को बिल्कुल सही टाइम देते हैं, उनको घुमाने लेकर जाना, उनसे बात करना, उनके साथ फ़िल्म देखना, उनके साथ टीवी देखना। लेकिन कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन का शिकार तब हो जाते हैं जब पता चलता है कि टंकी खाली हो गई, पानी की टंकी खाली हो गई। गैस सिलेंडर मेरे बेटे की तरीके से बाइक पर सिलेंडर घूम रहा है आगे, मेरे घर का फ़र्द हो गया वो, गैस नहीं आ रहा। तो इस चीज़ में मतलब फिर वो ना एंजॉय नहीं। शुरू के वक्त में जब मेरी बेटी थी और वो मैं एक ही बच्चे का बाप था, तो बहुत एंजॉय किया उसके साथ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम्स इतने बढ़ते चले गए, मतलब कोई यूटिलिटीज़ नहीं देनी, बिल बढ़ाने हैं, तो बस ये मसले हैं। सर, आपको क्या ख्याल है कि ये जैसे ये चीज़ें जो आप ये कह रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन मसले हैं, लेकिन फिर एक ये भी सवाल बनता है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें पता है ये इश्यूज हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, और ये अब बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमें एज पेरेंट्स शुड वी गिव इन टू दीज मसाइल एंड अपने इसको बच्चे क्यों सफ़र करें इस चीज़ को। जैसे आपकी बिल्कुल वैलिड बात है, मैं एग्री करती हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी हमें ये पता है कि ये मसाइल हैं, तो क्या बच्चे वाकई इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज? क्या उनका कसूर है कि हम उनको वो टाइम या वो उस तरह की पेरेंटिंग नहीं दे पा रहे क्योंकि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं या हम परेशान हैं? इसमें बच्चे का क्या कसूर? मेरा ओपिनियन ये है कि डिपेंड करता है। आपने जो प्रीवियस सवाल को भी मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूँगा कि क्या फादरहुड या
पेरेंटिंग एज अ फादर इज सो मच स्ट्रेसफुल। तो इसके दो जवाब हैं। स्ट्रेसफुल है फॉर फादर्स दैट आर नॉट पैशनेट अबाउट देयर किड्स, क्योंकि देन आप उसको उस तरीके से लेते हैं उस चीज़ को। किसी भी काम को करने के दो तरीके हैं। इन एनी ऑफिस यू विल सी देयर आर टू पीपल, एक जो है हु इज़ वेरी पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग एंड द अदर वन हु विल जस्ट गेट द थिंग डन बाय द डेडलाइन, और आफ्टर द डेडलाइन समहाउ ही इज गेटिंग द थिंग्स डन। काम दोनों कर रहे हैं बट दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो सिमिलरली व्हेन हम एज अ पेरेंट मैं जब देखता हूँ तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ बच्चों के साथ। आई नो माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं और चारों जो हैं माई जो एल्डेस्ट डॉटर है मेरी वो 9 इयर्स ओल्ड है, एंड देन उसके बाद बाकी के जो हैं तो वो भी करीब करीब के हैं। बट देन अगेन उनकी डेली एक्टिविटीज़ हों, चाहे उनके साथ खेलना हो, बाहर लेके जाना हो, कुकिंग में उनकी मदर ने कुछ बनाया है तो वो नखरे दिखा रहे हैं, राइट? सो बट दे विल कम टू मी कि बाबा लेट्स ऑर्डर समथिंग, आज हमने पिज्ज़ा खाना है, आज हमने समथिंग एल्स खानी है, XYZ। सो फ्रॉम दैट मोमेंट निगोशिएट करना बच्चों के साथ विद देयर मदर एज वेल, आई थिंक ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं नहीं समझता कि आई रिग्रेट इवन अ सिंगल मोमेंट। चाहे वो बच्चों को समटाइम्स आजकल कराची में वायरल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, सो मैं नहीं समझता कि स्ट्रेसफुल है। इवन इफ आई हैव टू रश टू द ER बाय 3 AM और 4 AM, सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन, बिकॉज मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जस्ट इसलिए अंजाम नहीं दे रहा कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई ऑनेस्टली एंजॉय डूइंग दैट एंड आई थिंक सब फादर ही करते होंगे, ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं करते होंगे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आके आपकी जो है ना सॉर्ट आउट हो जाती है, आप इंजॉय कर रहे होते हो। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन जो था आपका, तो आई थिंक ऐसे माहौल में हमारी जो जिम्मेदारी है वो थोड़ी और बढ़ जाती है, क्योंकि एक बच्चा जो दुनिया में आया है, इसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। नॉर्थ नाज़िमाबाद, अगर जो मेरी ऑडियंस है वो अगर वहाँ से कोई ताल्लुक़ रखता है तो आप लोग जानते होंगे कि वहाँ इस वक्त कुछ काम चल रहा है, हर जगह ही काम बट चल रहा है। उस काम का आई थिंक जो आउटपुट होगा उससे कहीं ज़्यादा अभी जो इनकन्वीनियंस हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। सही तो है। व्हेनेवर वी लीव आवर अपार्टमेंट ना, जैसे ही हम अभी रोड को हिट भी नहीं करते तो मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है शी विल स्टार्ट टू से कि पापा ये रोड को क्या हुआ है, नहीं? क्योंकि कार आपकी जो है वो हिचकोले अजीब से स्टाइल में जा रही होती है। सो देन अगेन इट्स अप टू मी कि मैं उसको ये बताऊं कि क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लाइफ को इस एक रीज़न की वजह से स्पॉइल कर दें जहाँ पे हम जा रहे हैं अपनी जर्नी को। और बच्चे सफ़र करते होंगे, ऐसा नहीं है। जिस शहर से हम सबका ताल्लुक़ है, इट्स मतलब हैं मसले मसाइल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट देन अगेन आई थिंक पेरेंटिंग में ये भी पार्ट ऑफ द पेरेंटिंग है ना कि आप उस बच्चे को दुनिया का कौन सा रुख दिखाना चाह रहे हैं और किस तरह दिखा रहे हैं। अच्छा, एक और मैं ये बात, अब आई मूव ऑन टू देन कंटिन्यू विद द डिस्कशन कि अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि सरबराह है, जिम्मेदारी है। तो अगर इफ आई गो बैक, तो सरबराह को किसी ने कोई हेड्स अप दिया था जब शादी हो रही थी आप लोगों की? सरबराह बनने वाले हैं आप लोग, बाप बनने वाले हैं, एक फैमिली को हेड करने वाले हैं, कव्वाम बनने वाले हैं, तो क्या शादी के टाइम पे किसी ने, अब्बू ने, अम्मी ने, किसी घर वाले ने, दोस्तों यारों ने, किसी ने कोई ट्रेनिंग या टिप्स दी थी या तैयार किया था कि भाई ये आने वाला है, दिस इज व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर, ये जिम्मेदारियां आएंगी? क्योंकि लड़कियों की, खवातीन की हम देखते हैं अक्सर लड़कियों को बताया जाता है चीजें। तो आप लोगों की ऐसी कोई हुई थी ट्रेनिंग या काउंसलिंग या इस तरह कोई बात हुई थी? आई विल स्टार्ट विद सर, क्योंकि काफी देर से सर बैठे। थैंक यू। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है कि क्या लड़कों की ट्रेनिंग हुई थी या नहीं हुई थी, शादी से पहले वो घर के सरबराह बनने वाले हैं। अच्छा, ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा गैप है। बच्चियां जो होती हैं वो माँओं के बहुत करीब होती हैं। माएँ बहुत पहले ही बच्चियों को ट्रेन करना शुरू कर देती हैं, ये एक फैक्ट है। अच्छा, लड़के इस मामले में पीछे रह जाते हैं। वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती जब उनकी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू होती है, जबकि देनी चाहिए उनको। तो ट्रेनिंग एक गैप है। ये मैं भी मतलब जब मेरे दोस्त हैं सोसाइटी में, जितने लोगों से हम मिलते हैं, जितने भी जो क्राइसिस हमने देखे हैं, जो रिश्ते टूट जाते हैं,
जिसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसमें जो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा जो लड़के को जो बताया जाता है कि ये लड़का ज़िम्मेदार है, तो उसको जब हम देखते हैं ना, तो यही पता लगता है कि एक फैक्ट ये भी है कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। अच्छा, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं मतलब ट्रेनिंग दी गई थी। मेरे अब्बू ने मुझे बाकायदा बताया था, कहा था कि अब आप एक घर के, अब आपका अपनी नई फैमिली शुरू होगी, अब आपकी, अब आपने ये सारी चीज़ें लुक आफ्टर करनी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे तो बताई गई थी, इवन मेरी पूरी फैमिली में सबको, जितने मेरे दूसरे भाई हैं उन सबको बाकायदा ट्रेन किया था। ट्रेन किया मतलब बचपन से ही एक चीज़ अपलिफ्टिंग हुई थी हमारी, तो ये तो चीज़ थी मेरी फैमिली के अंदर। अच्छा, एक और बात ये जो हम ये भाई साहब ने बात कही कि जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बच्चों की, हम पेरेंटिंग के अंदर जो इश्यू आ जाता है कि सिलेंडर लेकर घूम रहे हैं बच्चे की तरह, सही है, पानी नहीं है। अच्छा, इस मामले में ना फिर माँ का किरदार आ जाता है। अब माँ का काम होता है कि वो अपने बच्चों को कन्विंस करे कि बाप के साथ क्या चीज़ें मौजूद हैं, वो क्या चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से वो तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा है। फिर यहाँ पर आ जाती है पेरेंटिंग, फिर यहाँ पर दोनों का रोल आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह जहाँ वालिदा का मसला होता है, मॉम्स वो एंगेज होती हैं, वो नहीं दे पा रही होती हैं, तो फिर वहाँ पर बाप का रोल शुरू हो जाता है कि भई आपके वालिदा का ये यहाँ पर उसकी एंगेजमेंट है, आप इसी वजह से वो आपको दे नहीं पा रही है। तो अमूमन माँओं का तो इतना नहीं होता क्योंकि माएँ घरों में रहती हैं। बाप के मामले के अंदर जो है ना, जो होता है, तो उसमें फिर माँ का एक रोल आ जाता है कि उसने फिर कन्विंस करना है, क्योंकि हर सोसाइटी, अलग-अलग सोसाइटी में अलग-अलग स्टैंडर्ड है ना, कोई अपर क्लास है, कोई एलीट क्लास है, कोई लो मिडल क्लास, कोई लोअर मिडल क्लास, हर क्लासेस हैं। लेकिन हम बाप के रोल को अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमें तो तमाम क्लासेस के लोगों को ही हमें उन्हें इसकी इंटरप्रिटेशन करनी होगी। कि तमाम लोगों के जो इंटरेस्ट हैं या तमाम लोगों के जो मामलात हैं, उन सबको देखकर हमें बात करनी होगी। तो आपके सवाल पे आऊँगा। बेसिकली जहाँ तक ट्रेनिंग की बात की गई तो थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। लड़कियों की ट्रेनिंग हम लोग देखते हैं शुरू होती है, लेकिन लड़कों की ट्रेनिंग होती है बाहर से। घर से नहीं होती है, लड़कों की ट्रेनिंग होती है बाहर से कि यार, और वो भी ज़्यादातर होती है दोस्त से, यार अब तेरी शादी होने वाली है, और वो भी जो दोस्त जो बड़े हों, अब तुझे ये करना है, अब तुझे वो करना है, फलाना-फलाना, ठीक है? तो लेकिन हम देखें ना तो ये चीज़ नेचुरल है। जब बच्चे की विलादत होती है ना, तो नेचुरली तौर पे ना आप देखें आपके अंदर वो चीज़ें आने आने लग जाती हैं। थोड़ा-सा शऊर बेदार होता है आपका, और जैसे-जैसे आप प्रॉब्लम फेस करते रहते हो ना, आप अपने आप को वैसे ही ग्रूम करते रहते हो, उसी सर्कमस्टेंसेस के हवाले से। तो ये चीज़ नेचुरल है कि ये नेचुरली आपके अंदर आती है, लड़कों में ख़ास तौर पे। और हाँ, लेकिन हाँ, ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है, हमें ये भी नहीं बताया जाता कि सारी गलती आपकी होगी। अब बच्चे स्कूल से लेट हो गए, भाई अब्बा ने लेट करा दिया। तो ये भी नहीं बताते भाई, कोई भी मसला हो, बच्चा खाना नहीं खा रहा, यार अब्बा की वजह से नहीं खाना खा, अब्बा वो चीज़ें दिखाते रहते हैं, ये करते रहते हैं। अब ये है, अब बच्चे का थोड़ा-सा एन्जॉय करने लग जाते हैं, नहीं अब्बा ने गलत चीज़ों पे लगा दिया, अभी तो पढ़ाई का टाइम है, अभी इस चीज़ का टाइम नहीं है। तो एक हाँ, इस चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और हालाँकि ये सब बताना चाहिए कि भाई आप अब ये हो तो अब ज़िम्मेदार भी आप ही हो गए हर चीज़ के। थैंक यू। आपने जिस क्वेश्चन की तरफ पॉइंट आउट किया है, दैट इज़ द एलिफेंट इन द रूम, जो हमारे माशरे के अंदर है और हमें नहीं दिखता। हमारे यहाँ काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो कि बहुत बेसिक सी चीज़ है एक इंसान की ज़िंदगी में। उसका करियर पाथ सेलेक्ट करते हुए, उसकी ज़िंदगी जब ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो बड़ा हो रहा है उस वक्त, चाहे वो शादी से पहले की लाइफ हो, चाहे शादी हो, फिर चाहे बाप बनने की बात हो, तो ये काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट मिसिंग है। इसमें फॉर्चुनेट इनफ ये डायमेंशन आगे निकल जाती है। एक बात इसकी एक्सपेंशन है, अगर वालिदैन पीछे आपके इतने समझदार थे कि उन्होंने अपनी काउंसलिंग उनकी नहीं हुई, इफ़ यू गो बैक 2 जनरेशन पीछे चले जाए, शायद उनकी अपनी काउंसलिंग नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी के तजर्बात से सीखा और आपकी काउंसलिंग करी है, तो फिर इफ़ेक्ट आता है। फिर वहाँ से वो बच्चों को उस तरीके से रेज़ करते हैं। 15-16 साल तक की ज़िंदगी अलग है, उसके बाद लाइफ अलग गुजरती है। यस, उसमें मैं फॉर्चुनेट इनफ था, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे वालिदा दोनों ने अपनी अपनी साइड से ये ज़रूर बताया है कि अब जब तुम शादी करने लगे हो तो लाइफ कैसी होगी, किन किन चीज़ों को तुमने फेस करना है और किन किन चीज़ों को तुमने मैनेज करना है। घर मैनेज नहीं करेगा, तुम्हारी आने वाली बीवी मैनेज नहीं करेगी, ये तुमने मैनेज करनी है। और फिर जब बाप बनोगे तो तुमने किस चीज़ों को मैनेज करना है, बेसिक खदोखाल बताए जा सकते हैं, वरना फिर बच्चा ही बताता है कि बाप कैसे बनना है, माँ कैसे बनना है, जो उसकी अदवार है, जो उसके तरीके हैं। आप बहुत ज़्यादा बुकिश नहीं हो सकते,
कोई रूल ऑफ थंब नहीं बना सकते, बट बेसिक प्रिंसिपल्स ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है काउंसलिंग। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा फुकदान है, दैट्स बीन माई टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर पास्ट 5-6 ईयर्स। ना करियर काउंसलिंग है, ना आपकी शादी कैसे करनी है, इसके लिए तो कोई 500 वेडिंग प्लानर, इवेंट प्लानर बैठे हैं। शादी कैसे निभानी है इसको बताने वाला कोई नहीं है। नोबडी टेल्स यू। और उससे पहले भी कोई नहीं बताता, और बाद में जब आप फंस चुके होते तो कोई नहीं बताता। मैंने ये कैसे क्रैक किया, मुझे कैसे सीखने को मिला कि मेरे दोस्त मेरी उम्र के भी हैं, बहुत लिमिटेड है, लेकिन मैंने यूजुअली दोस्ती करी उनसे जो एक्सपीरियंस है। माय फादर, मेरे ऑफिस के कुछ सीनियर्स जिनके साथ मुझे बहुत अच्छा एक ताल्लुक डेवलप हुआ, जो हमेशा गाइड करते रहे कि ये ज़िंदगी के इस फेज़ में ये स्टेप ऐसे लेना है, इस फेज़ में स्टेप ऐसे लेना है। दूसरी चीज़ जो मुझे वालिदैन को लगता है कि ऑन होनी चाहिए, वो है ऑब्जर्वेशन, कि उनके अपना तज्जिया या फिर जायज़ा कि वो कितनी डीपली, कितनी गहराई के साथ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ज़रूरी नहीं कि सॉकेट में उंगली डाल के ही पता चले करंट लगता है। पता चल गया, ऑब्जर्व करें कि हाँ भाई किसी को लगा था तो ऐसा हो सकता है। तो अपने बच्चों की ट्रेनिंग के अंदर, आप अपने मुआशरे के अंदर जो माँ बाप के रवैये देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस बच्चे के अंदर ये खराबी इस वजह से है कि इसके माँ बाप ने इसके साथ ये एक्स एलिमेंट गलत किया, ये ए एलिमेंट गलत किया, ये बी एक्शन गलत किया, तो अपने बच्चों के साथ कल्टिवेट ना होने दें। ये ऑब्जर्वेशन है, तजर्बा करके नहीं सीखें, किसी और के तजर्बे से सीखना, जल्दी सीखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं डिस्कशन में क्विक अगर मैं इसको करूं, आप लोग हैंड रेज करके बता दें कि हाउ मेनी ऑफ यू वर काउंसल्ड बाय एनीवन इन द फैमिली? शादी से पहले आप में से किस किस की काउंसलिंग हुई, कि बताया कि भाई प्रिपेयरिंग? 2 लोग, बाकी आप कह रहे हैं दोस्त यार से डिस्कशन हुआ है। अच्छा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी एक सर ने इधर बात की कि जैसे फादर अगर बिजी है, अनअवेलेबल है, फॉर सम रीजन बिजी है, तो ये माँ का काम है कि वो उसको कन्विंस करे। सर, आप क्या ये समझते हैं कि ये माँ का काम है? और दूसरा है कि जब फादर्स बच्चों से जब भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये कॉन्वर्सेशन क्या फादर्स खुद कर सकते हैं अपने बच्चों से, लाइक 1-to-1 के बेटा आई वाज बिजी, ऐसा हुआ, मैं नहीं आ सका? माँ तो कर रही है, वो तो एक ठीक है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि फादर खुद ये डिस्कशन करे? आई थिंक कर सकते हैं, बिकॉज अक्सर जब हम ऑफिस से लेट आते हैं तो बच्चे सबसे पहले यही पूछते हैं, आप ऑफिस से लेट क्यों आए, कहाँ फंस गए थे आप, मेरी वो चीज़ लाए या नहीं लाए। तो फादर उस वक्त एक्सप्लेन कर रहा होता है, उस वक्त जाहिर है मदर बीच में नहीं आती, तो फादर बता देता है मैं ट्रैफिक में फंस गया था या ऑफिस में थोड़ा सा काम था। अब मेरी जो छोटी बच्ची है उसको लगता है मैं स्कूल जाता हूँ, तो वो पूछती है कि आपके टीचर ने आपको छुट्टी नहीं दी। तो मैं उसको ऐसे कहता हूँ कि हाँ मेरी टीचर ने मुझे छुट्टी नहीं दी, आज होमवर्क बहुत ज़्यादा कराया मुझसे। तो मैं उससे उसी तरह से ही बात करता हूँ ताकि वो समझ जाए कि हाँ यार कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से लेट हुआ। ये तो आप डेली उसकी बात करें ना, मैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात कर रही हूँ कि इफ यू आर अनअवेलेबल, कोई स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है या कोई इवेंट है, कोई स्पोर्ट्स डे है और वहां आप नहीं आ पा रहे, तो क्या ये माँ का काम है कि वो बच्चे को बताए कि भाई बाबा इसलिए नहीं आ रहे, या ये बाबा खुद डिस्कशन कर सकता है? नहीं, आई थिंक फादर को खुद बताना चाहिए, और ताकि वो बच्चा उसको फिर अच्छे तरीके से रियलाइज करे। अदरवाइज उसको ये लगेगा कि मदर जो है वो बहाने बना रही है, हाँ। और फादर तो मतलब टाइम ही नहीं देते और बस मदर से उनको जो है ना बचाने के लिए बहानेबाजी कर रही है। बट अगर फादर खुद आगे आके बताएगा तो वैसे बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बच्चे अक्सर मानते नहीं है, वो हाँ। जिद्दी होते हैं, वो कहते हैं नहीं आपने आना है, हाँ। आपने हमें लेके जाना है, आपने हमें मॉल लेके जाना है, आपने हमें जू गार्डन लेके जाना है या कहीं खिलाने लेके जाना है। तो वो बड़े ज़िद्दी होते हैं और फादर को फिर बड़ी मुश्किल होती है, बट अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है और हम उसको किस तरह से मजाक के अंदर वो चीज़ को हम किस तरह से लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी बेटी अक्सर पूछती है कि मैं अक्सर अगर जैकेट पहन लेता हूँ तो पूछती है फ़ौरन से आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं उसको एक फ़नी सा आंसर देता हूँ, मैं तो इधर जा रहा हूँ, मैं तो उधर जा रहा हूँ, मैं तो खेलने जा रहा हूँ। तो उसको थोड़ा सा क्यूरियस करके मैं और समटाइम्स लेके भी जाता हूँ छोटे मोटे काम के लिए। तो इस तरह से उसको मैं फिर वो नहीं करता, मतलब मतलब बहुत ज़्यादा अब्रप्ट आंसर नहीं देता मैं कभी भी। अच्छा, एक और सवाल मेरे जो जहन में आ रहा है सर, आप बताइए। वो ये है कि अभी सर ने कहा कि जब हम बाप बनते हैं तो इट कम्स नेचुरली टू अस, कि हम एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हो जाता है और हम बाप बन जाते हैं और हमें बाप बनना आ जाता है, एक तरह से वो वाली। तो डू यू अग्री विद दिस कि विदाउट ट्रेनिंग या विदाउट लोगों से डिस्कशन किए बगैर या एक्सपीरियंसेस से लोगों के सीखे बगैर जब हम बाप बनते हैं, या फॉर मदर्स एज वेल कि हम माएँ बनते हैं और हम सब समझ जाते हैं, लाइक पेरेंटिंग हमें आ जाती है फौरन से? डू यू अग्री विद दैट? मैं समझता हूँ कि इतना इजी नहीं है जितना हम इसको समझ रहे हैं ना, कि ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसकी मैं इस तरह से मिसाल दूंगा कि जब भी हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, कुछ भी हो, कोई एसेट हो, कोई कार हो, एक्स फ्लैट हो, प्लॉट हो, तो हम उसमें कितनी ज़्यादा रिसर्च करते हैं, ठीक
ठीक है, हम पता करते हैं मुख्तलिफ ऑफिस से कि अच्छा जी, अगर कार ले रहे हैं तो हम ये पता करते हैं कि जी इस कार का कोई फ्यूचर है, क्या ये कोई ऐसा मॉडल तो नहीं मैं ले रहा है कि जो बिल्कुल आउट ऑफ मार्केट हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सिमिलरली हाँ, आपकी पर्सनैलिटी में डिफरेंस आता है, लेकिन आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपके पास जो एक रोल मॉडल है वो आपके अपने फादर हैं, राइट? फादर हम उसी पे बात करें तो आप हो सकता है अपने फादर को जिस नज़रिए से देखते हो, आप अपने बच्चे को उस नज़रिए से ना बड़ा करना चाह रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा इसका मतलब है कि नहीं जी आप अपने फादर की पेरेंटिंग को क्वेश्चन करो, नहीं, बट इसका मतलब ये है कि मे बी अब मैं अपनी मिसाल दूं, लाइक मेरे जो फादर हैं उन्होंने दुबई में सर्विस करी बहुत सालों तक, रिटायर भी वो वहीं पे हुए एंड देन ही केम बैक टू पाकिस्तान। बट मेरा क्यों डिफरेंट है, क्योंकि आई एम अ फ्रीलांसर और मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ एंड आई एम विद द किड्स ऑलमोस्ट एज मच एज जो मेरी लाइफ पार्टनर है, ठीक है? तो अगर बच्चे को चोट लग रही है तो वो सिर्फ मदर के सामने नहीं लग रही, वो मेरे सामने भी लग रही है। सो मैं समझता हूँ कि नेचुरली नहीं आता, अपनी मेहनत यू आर अवेलेबल बेसिकली। हाँ, आई एम अवेलेबल, बट हाँ। इवन इफ आई एम नॉट अवेलेबल तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो जो गाड़ी मैं खरीदना चाह रहा हूँ वो आउट ऑफ मार्केट है या नहीं है? तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात कही कि इसके लिए खुद को राज़ी करना ज़रूरी है कि मुझे अपनी लाइफ में ये एडजस्टमेंट्स करनी है, क्योंकि लाइफ पार्टनर का आना तो दैट इज़ अ 50% ऑफ द थिंग, और वो एक बड़ा मैच्योर इंसान है, आप उससे 2-4 बात करके उसको समझा सकते हैं। बच्चा रात में किसी वक्त भी रो सकता है, उसकी किसी वक्त भी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो वो सरप्राइजेज होते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर अंदर नहीं है एडजस्टमेंट वाली, तो दैट बिकम टफ कि आप उसको मैनेज कैसे करेंगे। और फिर एडजस्टमेंट इंसान की अपनी ज़िंदगी के साथ खुद है, उसको बता दिया जाता है वही वाली बात कि आप बेसिक प्रिंसिपल्स गाइड कर सकते हैं, फिर बाकी बच्चा ही बताता है कि उसको वालिद कैसा बनना और माँ कैसी बननी है, क्योंकि हर बच्चे की नेचर डिफरेंट होती है, हर बच्चे की अपब्रिंगिंग भी इसी तरीके से डिफरेंट होती है। सो अभी हम लोग बात कर रहे थे एंड यू ऑल एग्री कि पहले जो फादर्स का रोल होता था अब चेंज होता जा रहा है एंड फादर्स आर नाउ एंड दे शुड बी मोर इन्वॉल्व्ड। अब चलें फादर तो बन गए, शादी भी हो गई, आ गया बेबी भी आ गया, अब उसके अलावा इर्द गिर्द में और भी तो लोग हैं डायनामिक्स में। अब सास बहू के भी शुरू होंगे झगड़े, आपकी वाइफ के, आपकी। हाउ मेनी ऑफ यू आर इनटू अ न्यूक्लियर सेटअप के जो इंडिपेंडेंट रह रहे हैं? 1 2 3 एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, जो सब जॉइंट फैमिली? तो आप मुझे ये बताएं कि जॉइंट फैमिली में व्हेन यू आर रेजिंग अ चाइल्ड, अब एक बच्चा परवान चढ़ रहा है आपके अंडर और जॉइंट फैमिली में और लोग भी हैं, तो आपका क्या रोल है? आप वो डायनामिक्स कैसे संभालते हैं सास और बहू के? वो हम अभी मजाक में भी यही बात कर रहे थे, टैगलाइन सास वर्सेस बहू, वेयर आर यू? तो आपका क्या रोल है उसमें, आप क्या समझते हैं? बेसिकली जब जॉइंट फैमिली आती है ना, हम लोग भी जब बड़े हुए हैं, हमने भी अपना बचपन से जवानी तक जॉइंट फैमिली सिस्टम में गुजारा है, ठीक है? फिर जाहिर सी बात है जब बड़े होते हैं नीड्स होती है, फिर सेपरेट होम होता है, फिर अब हमारी जो फैमिली है हमारे फादर की, वो भी हम लोग जॉइंट फैमिली में जैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जाहिर सी बात है मदर इन लॉ होती हैं, एक लड़की अपना घर छोड़ के एक दूसरे घर में आती है, ठीक है? यहाँ के चैलेंजेस अलग होते हैं और ख़ासतौर पे वो लड़की जो कि सेपरेट रह रही हो और वो फिर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में आ जाए, ठीक है? फिर जाहिर सी बात है फिर भाभी भी होती हैं, ठीक है? नंद भी होती है, सास भी होती है, बिल्कुल। कंपैरिजंस भी होते हैं कि यार इन्होंने तो ये कर लिया, हमने क्यों नहीं किया? इनका ऐसे चल रहा है, हमारा क्यों नहीं ऐसे चल रहा? तो ये सब चैलेंजेस भी होते हैं। इनके बच्चों को सेपरेट स्पेस मिल रही है, हमारे बच्चों को नहीं मिली। हमारे बच्चों को जब पढ़ाने बैठे तो टीवी चल रहा होता है, रूम कहाँ है? कहानी घर घर की। ठीक है? तो यार वो तो उनके बच्चों को एक अलग स्पेस मिली हुई है, वो अपना अलग से वो कर रहे हैं, हमारे पास हम क्यों नहीं एक अलग से रूम करते? तो मतलब इस तरह की कंपैरिजन और इस तरह की चीजें होती हैं और ये सब चैलेंजेस होते हैं जो कि एक बाप को फेस करने होते हैं, क्योंकि जब बाप बाहर होता है ना, उसको नहीं पता होता कि घर में किस तरह के मामला चल रहे हैं, ठीक है? अब ये बाप का भी काम है कि वो उसको अपनी वाइफ को उसके हिसाब से काउंसिल करे, ठीक है? वक्त बढ़ता है, चीजें हो जाती हैं, बच्चे पल जाते हैं, ठीक है? लेकिन ये एक बाप और माँ का दोनों का किरदार होता है कि वो बच्चे को किस तरह से उस सिचुएशन में डाले, ठीक है? और जैसे आपने बात करी इसकी कंपैरिजन्स की, तो जाहिर सी बात है और इसकी के साथ रहने की और दूसरी चीज़ों की, तो जाहिर सी बात है अब ये माँ का किरदार होता है क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम घर में होती है और बच्चे को वही ज़्यादातर टाइम देती है, ठीक है?
तो ये उसके ऊपर होता है कि वो बच्चे को उसके हिसाब से कैसे ट्रेन करे, कैसे एजुकेट करे, कैसे पढ़ाए और अपनी स्पेस खुद कैसे क्रिएट करे उस माहौल के अंदर, सही अपनी रिकग्निशन कैसे बनाए वहाँ पे। दैट्स सही। इट। नहीं लेकिन माय क्वेश्चन इज, थोड़ा मैं उसको ये कहना चाह रही हूँ, आपका एज अ हस्बैंड, आपका एज अ बेटा, क्या रोल है टू बैलेंस द डायनामिक्स? क्योंकि देखें यहाँ पे की प्लेयर, की एलिमेंट इस वक्त बच्चा है, उसकी वेलबींग और उसकी अपब्रिंगिंग की बात हो रही है। तो आपका एज अ फादर क्या रोल है कि इन तमाम लोगों को मद्देनजर रखते हुए आपका क्या रोल है कि बच्चे का चाइल्डहुड सही हो, बिकॉज दैट विल मैटर इन फ्यूचर। बड़ा मुश्किल सवाल है ये बिकॉज हम अक्सर कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में फंस ही जाते हैं जहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं हमारे, कभी इन लॉज के साथ होते हैं और या कभी हमारे अपने पेरेंट्स के साथ भी होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है और बच्चा वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है। सो अगर हम माहौल को बहुत ज़्यादा गर्म रखेंगे घर में तो बच्चे के नशोनुमा पे वो इम्पैक्ट करेगी, बिल्कुल। बच्चा वो सारी चीज़ें पिक करेगा। सो बड़ा उसको बैलेंस करके चलना पड़ता है और हम ये भी नहीं चाहते कि बच्चा बिल्कुल ही आउट हो जाए, वरना वो सीखेगा ही नहीं कि किस तरह से कन्वर्सेशन होती है, मैच्योर किस तरह से होगा वो। सो बड़ा टेक्टफुली इसको हैंडल करना पड़ता है हमें। और अक्सर मैंने ये भी देखा है कि हमारे पेरेंट्स हैं, जो बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स हैं हमारे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है और हमारा थोड़ा-सा अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दादा-दादी कह रहे हैं कि नहीं बच्चे को टीवी देखने हैं तो क्या हो गया, तुमने भी तो देखा था। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चूँकि हम अब पढ़ लिख बिल्कुल। के हैं तो हमें पता है कि यार टीवी से जो है वो आई साइट पे हम्म। इफ़ेक्ट होता है, उसकी डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट होता है। पढ़ने लिखने की जो कैपेबिलिटीज़ है वो इम्पैक्ट कर जाती है। तो हम स्क्रीन टाइम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बिल्कुल। तो इसमें अक्सर डिसएग्रीमेंट आ जाता है। हम्म। और भी बहुत सारी छोटी-मोटी चीज़ों पे, खाने-पीने पे अक्सर आ जाता है। जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो अक्सर खाने-पीने पे वो कहते हैं हमने तो ये खिलाया, हमने तो वो खिलाया, तो तुम क्यों नहीं देते हो ये चीज़ें? हम्म। बट हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं बिकॉज़ हमें पता है कि यार वो आजकल हम्म। हमें प्रॉन्स एंड कॉन्स पता है इन चीज़ों के कि कौन सी चीज़ हेल्दी है, कौन सी चीज़ अनहेल्दी है। अब बहुत ज़्यादा रिसर्च होने लग गई है चीज़ों पे। सो वो चीज़ें हमारे पेरेंट्स के टाइम पे वो चीज़ें नहीं थी। तो बड़ा टेक्टफुली हैंडल करना होता है ताकि बच्चा ये भी ना सीखे कि हम अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। हमें रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए उनकी चीज़ों को जो है वो आर्ग्यू करना है ताकि बच्चे के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। तो ये बड़ा मुश्किल होता है बट इट्स अप टू द फादर एंड द सन कि वो किस तरह से वो सिचुएशन को हैंडल करता है एंड इट इज़ अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन। सर आप बताएं मुझे, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आपको मतलब आप अपनी वाइफ की साइड लेते हैं अगर वो कोई सास ससुर से या अपने वालिदैन से कोई अगर इस बात पे अग्रीमेंट करने की कोशिश कर रही है कि उनका और पेरेंट्स का इख्तिलाफ है किसी बात पे बच्चे के हवाले से, तो अगर आपकी वाइफ कोई बात कह रही है जो आप समझते हैं सही है तो क्या आप उनका साथ देते हैं? आप कहते हैं खुद ही निपटो भाई, मुझे घर के झमेलों में मत इन्वॉल्व करो। लेटर मोड पे इसका तो जवाब तो ये है कि लड़ाओ और हुकूमत करो। अच्छा, डिवाइड एंड रूल भाई। डिवाइड एंड रूल, तो आखिर में बहरहाल मर्द को ही करना पड़ता है। very अच्छा, good. डिवाइड एंड रूल की बात तो मैंने एक लेटर मोड पे कही है। एक सीरियस मोड पे मैं ये कहूँगा कि देखें इसके अंदर जो है ना हमारे जो सास बहू के जो झगड़े हैं ये बड़े मसले हैं। अच्छा, सिर्फ जो ना सास और बहू के नहीं है मसले, और सास और शौहर के भी मसले हैं, मतलब वो दामाद के भी मसले हैं। बिल्कुल। ये बिल्कुल है, फैक्ट है, ये जो चीज़ छुप जाती है। अच्छा, इसके अंदर एक बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ जो ये जो स्टार प्लस के ड्रामे और फिर उसके बाद ये जो पाकिस्तानी ड्रामों में ने जो ये अडॉप्ट किया है उनका स्टार प्लस का उसकी जो थीम जो उन्होंने अडॉप्ट Format. की है, फॉर्मेट जो अडॉप्ट किया है, ये फैक्ट है ये कि आज जितने भी घर के ख़ानदानी मसाइल देखें ना, आपको वही चेहरा ही नज़र आता है जो कि उन ड्रामों में दिखाया जाता है। तो ये तो एक समझ लें कि इनडायरेक्टली माइंड मैपिंग हो रही है ना, तो एक बहुत बड़ा किरदार है। और हमारी ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन जो है ना नॉर्मली वो टीवी में सिर्फ यही ड्रामे देखती हैं और कुछ भी नहीं, तो वही चीज़ जो ना उनके जहन में आती है। अच्छा, सास और बहू सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर इन झगड़े मसाइल तो ख़त्म नहीं होंगे, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स तो हर जगह रहते हैं, तमाम हर सोसाइटी के अंदर हर टॉपिक पर कॉन्फ्लिक्ट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन जो आपकी जो जितनी आप एजुकेशन लेंगे दीनी मामलात के अंदर, आप देखेंगे हमारे कल्चर को, इस चीज़ को रिव्यू करेंगे तो आपके अंदर जो है ना सोसाइटी के अंदर लोगों के अंदर इसका एक टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा। तो जब टॉलरेंस लेवल जिस जगह पे आएगा तो वहाँ चीज़ें घर के अंदर रह जाएंगी, ना कि घर के बाहर जाएंगी, चीज़ें उठेंगी। अच्छा, मुझे अभी भी लग रहा है कि कोई ना सीधा गोल मोल बात कर रहे हैं सब लोग। अब कोई सुनिए, मैं पूछ रही, अब आप आए, बेगम ने कहा ये चल जी। रहा है, अब आप क्या करेंगे? अच्छा, डे फर्स्ट से मैं अलग रहा हूँ,
तो मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा है। और दूसरी बात ये कि मेरी वालदा भी बचपन में इंतकाल हो गया था, तो उसकी इसका एक्सपीरियंस नहीं रहा है। अच्छा, अच्छा। लेकिन बेटे का जो रोल होना चाहिए ना, तो फिर वो साफ ये है कि देखें, माँ बाप को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल। बेहतर यही है कि खामोशी अख्तियार की जाए, और बीवी को भी कहा जाए कि खामोशी अख्तियार करो, कल को तुमने भी सास बनना है। सास भी कभी बहू थी। और बेटा जो है ना, जब यही बेटा जब देखेगा ना, जब बाप को जब देखेगा ना कि बाप खामोश था, तो वही बेटा जब बड़ा होगा ना, तो वो अपने माँ के मामले में खामोश रहेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट माँ कभी के खत्म मामले नहीं में होगा। खामोश रहेगा। अपनी सर, माँ के मामले में खामोश रहेगा। ये इसका कोई सलूशन नहीं है कि बेटे का कोई रोल ऐसा नहीं सर होना आप चाहिए। बताएं, आपको लग रहा है कि बेटा देख रहा है कि बाप कुछ नहीं कर रहा, खामोश है, कोई वो सोल्यूशन मेकर नहीं है, वो है सरबरा लेकिन वो सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा माँ घर बाप में। के लिए, सिर्फ माँ बाप के हाँ, लिए। माँ बाप के लिए। बाकी बाकी हाँ, दूसरे बिल्कुल सही बहन है। भाइयों के लिए उसको फिर आना बिल्कुल। चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, क्योंकि समटाइम्स जहाँ इख्तिलाफ है, हो सकता है कहीं बीवी ठीक हो, माँ बाप हो सकता है गलत हो, तो इन दैट केस अगर आपको लग रहा है कि माँ बाप अनजस्ट कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको लगता है कि फादर को खामोश रहना चाहिए और बीवी को खामोश करा देना चाहिए, और फादर पेरेंट्स जो कर रहे हैं उनको कर देना चाहिए, नहीं। करने देना चाहिए? हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि बदतमीजी करें, हाँ, हाँ। लेकिन अगर पेरेंट्स कहीं गलत हैं, ठीक है, सास हम्म, ससुर कहीं गलत हैं, चाहे वो बीवी के हों घर वाले या आपके अपने घर वाले हों, तो उस केस में क्या हस्बैंड को या दामाद को या बेटे को क्या रोल अदा करना चाहिए? बीवी को खामोश करा देना चाहिए, पेरेंट्स को काउंसल करना चाहिए, या शुतुरमुर्ग भागो यहाँ से? नहीं, भागना नहीं चाहिए। घर का सरबराह है, बादशाह है, तो फिर करेगा, सारी काम करेगा। तो भाई इस चीज़ को अब मैं एक वाकया ही शेयर कर देता हूँ फिर। हाँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स हो तो हाँ। दैट वुड बी ग्रेट। बिल्कुल। वैसे तो ऐसा कोई मसला हुआ नहीं कभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि लड़की हमारी अम्मा की पसंद की है, तो कोई ना हो तो मसला होता है। हाँ। और शादी से पहले भी मैंने अपनी वालदा से ये कहा था कि आपका गुजारा हो जाएगा इसके साथ। ये अच्छा है, शादी मेरी हो रही है लेकिन हाँ, आपका आपका गुजारा हो गुजारा। जाएगा। तो वालदा ने कहा मेरा इसके साथ गुजारा हो जाएगा। आई, क्यों? हाँ, ठीक है, कर दो। अच्छा जी, अब जब एक दूसरे के सामने वैसे कभी भी नहीं आए, कभी एक दूसरे के सामने नहीं आए। मैं वालदा के साथ, वालिद के साथ ही रहता हूँ, मेरी 2 बहनें साथ हैं। अच्छा, मसला जैसे दोनों बहनें माशाल्लाह वो हैं, जैसे ऑफिस गोइंग है, काम करती हैं अपना, उनका इंटरेक्शन ही नहीं होता आपस में कि एक सही दूसरे। है। अच्छा, इंटरेक्शन नहीं होता तो घर के काम उस अब पे झगड़ा होता वो कौन करेगा? जाहिर है बिल्कुल। वो ऑफिस जा रही हैं, तो मेरी बीवी है घर पर हाँ, मौजूद है। बिल्कुल। तो अब जो घर के काम हैं, तो बीवी ने कभी जैसे बोला कि भाई ये सुबह से लेके रात तक मैं ही काम करती हूँ, तो उस पे हमने स्टैंड लिया, उसकी बात समझी भाई कि ठीक है, तकसीम चलता रहता है ये मसला, होता रहता है। काम के हवाले से कि घर के काम कौन करेगा। बिल्कुल। तो वैसे तो इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो सामने आते ही नहीं, जी। एक दूसरे के सारे अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। बीवी मेरी जैसे घर पर ही होती है, वो कोई काम नहीं, घर डिवीजन का ऑफ ही रोल काम। जरूरी है, हाँ, और उसमें आपने हाँ, स्टेप तो अप किया। लेकिन बिल्कुल वो ठीक। किया, और मतलब और उनको करना भी चाहिए। लगाया काम पर। चलें, जबरदस्त। सर आप बताएं। अच्छा, जहाँ पे 2 इंसान हैं, मेल हो, फीमेल हो, मेल फीमेल हो, सास हो, ससुर हो, चाहे लड़के के हों, लड़की के हों, तो कॉन्फ्लिक्ट तो रहेंगे क्योंकि इमोशंस जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से हमें बहुत दफ़ा ये देखना होता है कि जो हमारी लाइफ पार्टनर है, क्या वो सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करना चाह रही है या द प्रॉब्लम इज एक्चुअली There. क्रिटिकल। जबरदस्त। सही। अब सुबह से शाम तक अगर घर में 2 खवातीन किचन में हैं, एक ने सोचा हुआ था कि जी चने की दाल बनानी है, मगर एक ने सोचा हुआ है कि नहीं जी कल सुबह मैंने चाइनीज बनाना है। सही है। अब अगर तो बहू है, सही है, तो उसने बोला चलें जी अम्मी आज चने की दाल ही बन जाए। इसको मैं बड़ा वैसे कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो अच्छा, अब उसने कह तो दिया है, सही है, लेकिन समवेयर उसके माइंड में ये होगी बात, या हो सकती है कि अम्मी ये भी तो कह सकती थी कि हम दोनों बना लेते। ठीक है, उनका भी दिल हो जाता, मेरा भी होता। ठीक है, यही चल रहे हैं सारे मामला घर में। एंड द मेल फिर वो शाम में कराची के रोडों से निमटता हुआ वगैरह सब चीज़ों से घर आया है, बेचारा। एंड ही इज नोटिसिंग कि उसकी जो वाइफ है शी इज अ बिट साइलेंट टुडे ना, साइलेंट मोड पर है। एंड देन ही ट्राई टू
पता करने की वो कोशिश करता है कि मामला क्या है, एंड देन पता चलता है कि जी ये मसला था। नाउ अगर मैं इस जगह मैं हूँ तो अगेन आई विल असेस द सिचुएशन फर्स्ट कि क्या ये इतना बड़ा मामला है, या जस्ट क्योंकि बेगम ने सुबह बच्चों को स्कूल के लिए भी तैयार करना है, देन एक टॉडलर है, टॉडलर की जिम्मेदारियां अलग होती हैं, वो ख़ास तौर पे बड़ा एक फ्रस्ट्रेटिंग होती हैं फॉर अ फीमेल। तो वो सारी देखने के बाद देन मैं उसको देखूंगा कि मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं। सम सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि अब किसी ने भरी महफिल में, फॉर एग्जांपल अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अलग रह रहा हूँ, तो लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई भरी महफिल में कोई बात हो गई, 4 लोगों के सामने हो गई, तो आई थिंक दैट इज़ क्रिटिकल। सही है, हक तलफी हो गई कहीं पे कोई, तो दैट इज़ क्रिटिकल, दैट शुड बी एड्रेस्ड। और एज यू सेड कि उसका एड्रेस करने का तरीका हरगिज़ बदतमीज़ी नहीं, क्योंकि हमेशा आपने ये याद रखना है कि अब आप कुंवारे नहीं हो, ठीक है, यू आर इंसाफ। मैरिड, एंड मैरिड के बाद यू हैव फैमिली, आपके बच्चे हैं, तो इन सब को देखते हुए मैनेज करना क्योंकि अगर आप कवाम हैं और अगर आप सरबराह कह रहे हैं तो देन यू हैव टू बैलेंस, मतलब हक की बात जिससे होता है ना कि जो भी गलत है उसको आप तरीके से एक चीज कम्युनिकेट कर सकते हैं। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ पार्टनर का कि वो किस माइंडसेट की हैं। ये बात एक रियलाइजेशन की है कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, और घर का शेर खातून खाना ही है। पहले वालदा होती हैं, फिर उसके बाद किसी टाइम पे जाके वाइफ हो जाती है। ये एक ट्रांजिशन का फेस है जहाँ शायद मदर या मदर इन लॉ, जो लड़की की मदर इन लॉ है और लड़के की मदर है, उनका रोल आता है कि इस स्टेप पर आके अब स्टेप डाउन करना है, कुछ चीज़ों को मैंने आगे हैंड ओवर करना है। जैसे एक ऑफिस के अंदर होता है कि किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, या आप एक चीज़ को लीड कर रहे हैं, देयर सर्टेन हायरार्किकल लेवल कि आप इससे नीचे जाके बात नहीं करेंगे, यार ये इन 4 चीज़ों को मैं मैनेज करूंगा, बाकी आपने करनी है। तो एक पॉइंट आता है जहाँ आके वो ट्रांजिशन होनी होती है। लड़के की मदर को ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांजिशन का पॉइंट कौन सा है, कब करनी है। जो इस बीच पूरे प्रोसेस में मर्द होता है, ही शुड बी अ शॉक ऑब्जर्वर, मतलब उसको शॉक ही बर्दाश्त करना होता है अगर कुछ आ रहा होता है, बिकॉज वो पंचिंग बैग के तौर पे भी यूज होता है, चाहे माँ हो चाहे वाइफ हो। लड़की अगर अक्लमंद है तो शी वुड एडमिट इट कि ये पिछले 30 सालों से 25 सालों से इस घर में रह रहा है, तो इस घर के एक अपने नॉर्म है, रूल है, मुझे उसमें आके एडजस्ट होना है, मैंने इन 5 लोगों को चेंज नहीं करना। आई शुड बी द पर्सन जो मोल्ड करे अपने आप को इस घर के लिहाज से। जब ये पॉइंट एग्रीमेंट का आ जाता है ना, यहाँ ट्रांजिशन स्टार्ट होती है। लड़के की माँ को भी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ ये बच्ची, ये लड़की है, इस घर में रहने के लिए आई है। एक अमूमी फियर क्या होता है, शादी हो जाएगी तो बच्चा अलग हो जाएगा, ये कॉमन फियर है, या सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करता है, या ज़्यादा सोचा जाता है इसके बारे में। तो आने वाले पार्टनर पे बहुत डिपेंडेंट है कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। वंस अगेन पॉइंट वहीं वापस आ जाता है कि तरबियत कैसी हुई है, बच्चा 0 से लेकर 10 साल तक कितना डेवलप हुआ है। अच्छा सर, आपसे मेरा ये सवाल है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि जिस घर में लड़की आ रही है उसका माहौल जबरदस्त है उस घर का, ये कौन डिसाइड कर रहा है? मे बी जो लड़की आ रही है, अगर वो कुछ अपना इनपुट देना चाह रही है कि भाई इस घर में ये चीज़ गलत हो रही है, ये नॉर्म्स कुछ मुझे सही नहीं लग रहे हैं, या टॉक्सिक है फैमिली, अगर वो ये इनपुट अपने शौहर को देती है, तो एज अ शौहर उसका क्या रोल है? मतलब हु इज द डिसीजन मेकर कि भाई ये जो फैमिली है जहाँ लड़की आई है वो परफेक्ट फैमिली है, जैसे ये अभी बात कर रहे थे सर कि शी हैज टू अडॉप्ट एंड शी हैज टू अडेप्ट, तो ये कौन गारंटी दे रहा है कि बस अगर वो बुरा भी है खानदान तो भाई तुम नहीं आई हो, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना है, तुम खामोश रहो? तो यहाँ शौहर का क्या रोल है कि इफ शी इज गिविंग समथिंग, इफ शी इज टेलिंग समथिंग, तो व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू एज अ हस्बैंड? क्लैरिटी देना चाहता हूँ अपनी बात में। हाँ। एक क्लैरिटी, शायद जो मैंने बात करी उससे एक इमेज वाला डेवलप हो। सबसे पहली चीज ये कि बाउंड्रीज ड्रॉ करें, कि मैंने किन बाउंड्रीज का ख्याल करना है, क्या चीज एक्सेप्टेबल है और क्या चीज इनटॉलरेबल है। बिल्कुल, तो मैं भी यही कहना चाहता था, शायद ऐड ऑन होने से रह गया। क्योंकि बहुत सी फैमिली में एक्स्ट्रा लोगों की बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है जो रिक्वायर्ड नहीं होती। अब अगर वो लड़की उस चीज के बारे में शिकायत कर रही है आपसे या कुछ कह रही है इनिशियल डेज ऑफ द शादी में कि जेठ ने कुछ कह दिया, देवर ने कुछ कह दिया, ससुर ने कुछ कह दिया, और अगर वो आपसे कोई शिकायत कर रही है तो आप क्या कहेंगे कि भाई यहाँ तो यही दस्तूर है, यहाँ तो यही होता है, ऐसा ही होता है, भाई तुम चुप हो जाओ, तुम नहीं आई हो, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना है। तो यहाँ घर में रह रहे होते हैं, लड़की हाँ, खाला कुछ कह रही है, हाँ एग्जैक्टली द सेम इज फॉर यू एज वेल। बिल्कुल यही मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें फिर एज अ हस्बैंड या एज अ क्या रोल है? देखिए, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, और आपने एक वर्ड यूज किया परफेक्ट का, नथिंग इज परफेक्ट।
गलती सुधारने का मार्जिन या किसी भी चीज़ को सही करने का मार्जिन जो है ना, वो हमेशा रहता है, ठीक है? जब एक लड़की एक घर से दूसरे घर में आ रही है ना, तो बहुत सारी चीज़ें, उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज होती है बेसिकली ना। हम तो उस चीज़ को तसव्वुर नहीं कर सकते जो वो चीज़ फ़ील कर रही होती है, जो वो फ़ील कर रही होती है। हमारा, जहाँ तक हमारे रोल की बात है, तो हमें थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक होना पड़ता है इसके लिए, ठीक है? और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व करना पड़ता है हमें कि और ऐसी से मतलब जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हो, हमें अपना रोल ऐसे प्ले करना होता है कि मतलब बात ज़्यादा आगे ना बढ़े, ठीक है? पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, गाइडेंस भी है कि बीवी की बात सुन के फ़ौरन माँ से झगड़ा ना करें, बिल्कुल, और माँ की बातें सुने तो उनके ऊपर बीवी से झगड़ा ना करें। आप सुने, समझें और मौके के हिसाब से फिर वो बात आगे जाके करें, ताकि झगड़ा ना हो, बिल्कुल, ठीक you है? need to play your part. और जो मर्द होता है ना, जो बाप होता है, वो बड़ा की प्लेयर होता है इसके लिए, बिल्कुल। क्योंकि बीवी भी अपने शौहर से कहेगी, बिल्कुल, माँ भी अपने बेटे से कहेगी, बिल्कुल, ठीक है? कोई और तीसरा नहीं है इसके लिए, बिल्कुल। तो उसका रोल हो गया इम्पोर्टेंट यहाँ पे ना। बिल्कुल, तो उसको बनना है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूटर बिल्कुल, यहाँ पे, बिल्कुल। दैट्स इट। तो यही मैं बात कही थी ना कि यू आर द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशनर्स कह लें आप, जिसके पास सारे मसाइल आ रहे हैं, एक न्यूक्लियस पॉइंट है। एंड हमने भी शुरू में बात की कि इस इम्पोर्टेंट रोल को अदा करने के लिए हमारे बेचारे लड़कों की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है शुरू में। सर आप बताएं ऑन आखिरी ख्यालात एंड देन वील हैव अ समोसा ब्रेक। फॉर एग्जांपल मदर कंप्लेन कर रही है, मतलब माँ जो है वो हस्बैंड से कंप्लेन कर रही है, या बीवी जो है वो कंप्लेन कर रही है, और बच्चे ने वो बात सुन ली और वो बात जाके उसने बता दी दूसरी पार्टी को, तो फिर तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है। ये एक और सिनेरियो आया हमारे पास। तो आपको इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है जब भी आप किसी की बात कर रहे हो, तो बच्चा उस वक्त सामने ना हो, और अगर है तो फिर उसको संभाल ले सिचुएशन को। हमने इस चीज़ को बड़ा फनी लिया है, और हमने अक्सर अगर कोई बात ऐसी हो भी जाती है तो हम उसको फन में जो है ना वो घुमा देते हैं, ताकि मसला जो है ना वो ख़राब ना हो, माहौल ख़राब ना हो। सो इसमें बच्चे को भी हमें देखना है कि वो कहाँ पर इस चीज़ में है और वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि आज हम फादर की बात कर रहे हैं तो बच्चे को भी हमें नोट करना चाहिए। मेरे ख्याल में सारी चीज़ें ना औरत लाने से पहले सोचनी चाहिए कि मतलब ये अच्छी बात कह दी भाई, सोच लो लानी है कि हाँ, नहीं लानी। नहीं मेरे कहने का मकसद है कि एक आपका लेवल क्या है, हाँ। और आप अपने उससे ऊंचे खानदान की एक औरत लेकर आ रहे हैं, फिर उसको कह रहे हैं कि ऐसे एडजस्ट हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। Very इस good. तरीके से नहीं, अपने पहले देखें कि हाँ ये हमारी हैसियत के ही है, माहौल में एडजस्ट हाँ, होने वाली माहौल है, में माहौल एडजस्ट देखना हाँ, जरूरी कोई है। क्योंकि जो है ना कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाले तो है सही नहीं बात हम है, लोग, हाँ, जबरदस्त। ठीक है? तो एक इंसान है, उसकी जैसी तरबियत हुई है, बिल्कुल। उसको उस लेवल से हमें भी Excellent. बाकायदा उसको चाहिए Yes. कि हम भी उसका लेवल मैच करें। बिल्कुल। सारी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ज्यादातर मुझे लग रहा है खवातीन की जिम्मेदारी बन रही है, जो मर्द हजरात सेफ प्ले काफी कर रहे हैं। बहुत सेफ प्ले हो रहा है। असल में एक चीज़ जिसे सबके सब लोग मिस कर रहे हैं, शायद मौजू की वजह से, शायद कि सास वर्सेस बहू वेयर आर यू में, कि एक आइडियल फैमिली का तस्वुर है जिसमें जॉइंट फैमिली में सारे लोग साथ रहते हैं। क्या ये तस्वुर लाजमी है? क्या शादी के बाद एक बंदा, शादी से पहले ये बात तय नहीं हो सकती कि लड़की अलग घर में रहेगी? और क्या इस्लाम में इस बात का तस्वुर नहीं है कि जब शादी होगी तो लड़की को अलग घर मिलेगा? तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जो बुनियादी वजह है वो जॉइंट फैमिली है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ये सारे के सारे प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रहे हैं, वो इसकी वजह से कि बेटे की शादी इसलिए नहीं करवानी कि अगर इसकी शादी हो गई तो इसका 50% चांस है मेरी तरबियत की वजह से कि ये अलग हो जाएगा, और ये अलग हो जाएगा तो 3 बेटियों की शादी कौन करेगा? इसलिए इसकी शादी 42 साल की उम्र में होगी। ठीक है, आपने प्रॉब्लम वहीं पे क्रिएट कर दिया। आपका बेटा सबसे बड़ा है, लेकिन आपने 3 बेटियों की शादी के बाद उसकी शादी की, और फिर 40 साल की उम्र में उससे कह रहे हैं कि अपनी बीवी की बात भी नहीं मानो। और दूसरा ये कि ये आइडियल फैमिली का जॉइंट फैमिली से क्या ताल्लुक बनता है, ये मुझे आज तक, मैं खुद जॉइंट फैमिली में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा बदनाम था शादी से पहले कि शादी से पहले सबसे पहले ये भागेगा घर से, और सारे के सारे भाग गए। मैं अकेला आज तक घर में हूँ, मम्मी के साथ और अब्बू के साथ। तो मैं खुद जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, लेकिन ये तो जॉइंट फैमिली का आइडियल इस्लामी फैमिली होने का तसव्वुर है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हमारे माशरे के अंदर आइडियल फैमिली को जॉइंट फैमिली क्यों समझा जाता है।
मेरे ख़्याल में असल में हर आने वाली जो है वो शुरू में तो यही सोच के आती है कि मुझे इसी घर में रहना है और इन लोगों के साथ रहना है। ठीक है, आप जब शादी करते हैं तो अगर तो लड़की आप लोगों को पहले से जानती है, मिसाल के तौर पे कज़न है या फैमिली को जानती है, उसके अलग मामलात होते हैं आगे चल के। और अगर आप आउटसाइडर लाते हैं जो आपकी फैमिली को नहीं जानती तो उनके अलग मामलात होते हैं। मेरे ख़्याल से अगर लड़की ने इस्लाम पढ़ा होता है और दीन को वो समझती है तो उसका और ऐसी जगह शादी हो जाए जहाँ थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हों तो वो यकीनन साथ नहीं रह पाएगी। उसका साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसका साथ रहना मुश्किल वो ख़ुद नहीं करती, उसको जहाँ वो आती है ब्याह होके उसके घर वाले, लड़के के जो घर वाले हैं वो मजबूर कर देते हैं कि भाई उनको अब जाना है घर छोड़ के, इसलिए फिर उसको सेपरेट होना पड़ता है। मेरे ख़्याल से जो है वो जो इस्लाम में है कि भाई अलग घर लेके दिया जाए मियाँ बीवी को शादी के बाद, वो सबसे बेस्ट है। और अगर अलग नहीं लेके दे सकते तो एक ही बिल्डिंग में अगर रह रहे हैं तो कम से कम किचन अलग हो जाए। आप जो सब बातें कर रहे हैं हम लोग कि भाई मतलब मानते नहीं है कि भाई नहीं इस वजह से हो रहा है उस वजह से हो रहा है, आप माने ना माने, बात ये लाजमी है कि वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर रही होती है वो आपके फैमिली के साथ बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अच्छे से रह रही है, लेकिन वो बबल बन रहा होता है, वो आगे जाके कहीं ना कहीं फट भी जाता है कि भाई अब तो बस हद हो गई है, अब मुझे जाना है। तो उससे बेहतर है कि आप खुद ही महसूस करें और अगर आप घर अलग नहीं रह सकते तो कम से कम किचन अलग करें, अपने बच्चों की कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो अलग करें ताकि जो है वो आपस में इंटरेक्शन थोड़ा कम हो। किचन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। आदमी के ऊपर है, सारा कुछ डिपेंड आदमी पे करता है, सारा कुछ डिपेंड आदमी पे करता है। औरत जब आ रही है तो वो ये सोच के आ रही है ना कि भाई मुझे बसना है, लेकिन उसको बसने नहीं दिया जा रहा तो फिर वो जाएगी, क्या करे वो। और आदमी को ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि भाई अब ये पानी सर से पार हो गया, मैं पहले ही कुछ सेटिंग कर लूँ, किचन अलग कर लूँ या घर अलग कर लूँ या इनको समझा लूँ। वो माँ बाप को एक हद तक समझा सकते हैं लेकिन इतना नहीं समझा सकता अपने माँ बाप को। हल वही है जो इस्लाम ने बताया गया। अच्छा, मैं थोड़ा-सा यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप ये बात कर रहे थे ना कि ये टॉक्सिक या इख्तिलाफ़ात तो ऑब्वियसली हर घर में होते हैं। जब कहते हैं ना 2 बर्तन होते हैं तो वो खनकते हैं, छनकते हैं, व्हाटएवर जो भी है। तो वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है मैं किसी को वो नहीं कर रही, मैं सिर्फ़ अपना एक ओपिनियन दे रही हूँ। बहुत मुझसे रहा नहीं जा रहा, बहुत देर मैं खामोश रह ली अब। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने अपने फादर इन लॉ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि मर्द का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि व्हेन आई केम एज़ अ न्यूबी, जब मैं नई-नई आई शादी होके, तो ऑब्वियसली मैं क्योंकि वोकल हूँ, आपको दिख रहा है कि मैं कितनी आउटस्पोकन हूँ, तो मेरे भी ऑब्वियसली इख्तिलाफ़ात शुरू में हुए, बातचीत की, अच्छी-बुरी बातें हर किसी को, मेरी भी बहुत बातें किसी को बुरी लगती होंगी, लेकिन मेरे ससुर ने बड़ा एक बैलेंस रखा घर में कि मेरी भी सुनी, मेरी नंदों की भी सुनी, सबकी सुनी और फिर हक पे बात की कि जो सही होता था, उसकी साइड ली जाती थी, जो गलत होता था, चाहे वो बेटी ही क्यों ना हो, उसकी साइड ली जाती थी। देन द सेम थिंग हैपेंड विद माय हस्बैंड कि मेरे शौहर अगर कुछ इस तरह की बातचीत होती है, तो वो बड़े बैलेंस करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि बस मैंने कह दिया और जो ये है वो तुम कुछ नहीं है, तुम चुप हो जाओ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरी नज़र में एक आदमी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हाउस होल्ड के अंदर पीस कायम करने का। ख़वातीन का तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मर्द की इन्वॉल्वमेंट, जैसे हमारी सोसाइटी में ये कहा जाता है कि भई आदमियों को दूर रखो इन मसाइल से, आदमियों को दूर रखो। मुझे लगता है कि आदमी की इन्वॉल्वमेंट, अगर आदमी समझदार है तो बड़ा एक पीसफुल और बड़े तरीके का निज़ाम, सिस्टम जिसे कहते हैं ना, वो बन के रहता है घर में। अच्छा, इफ वी मूव ऑन टू द डिस्कशन, अगर हम थोड़ा आगे इसको लेकर चलें, उसका एक ये है कि लाइक शुरू में तो जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो थोड़ी ज़िंदगी आसान होती है। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा, चौं-चौं पौं-पौं, प्यार, पुचकारना, हस्बैंड वाइफ भी वारी-न्यारी, अच्छा एक हँसी-खुशी का माहौल चल रहा है। लेकिन जैसे ही बच्चे टीन्स में पहुँचते हैं, थोड़ी टीनेजर एज में आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि लड़कियों का स्पेशली अम्माओं से झक-झक और बेटों का बाप से थोड़ा रिबेल मोड में आ जाते हैं बच्चे, और वहाँ फिर मियाँ-बीवी में लड़ाइयाँ शुरू होती हैं कि तुम्हारी पेरेंटिंग तुम यूँ कर रही हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने खुली छूट दी हुई है। या बीवियाँ शौहरों को इल्ज़ाम दे रही होती हैं, आप टाइम नहीं दे रहे, मैं अकेले नहीं मैनेज कर सकती, ये कैसे होगा? तो ये थोड़ा टीन्स में जब बच्चे आते हैं तो वहाँ मियाँ-बीवी का इख्तिलाफ शुरू होता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये ही वो आज़माइश है जब मियाँ और बीवी को अब एक जगह पे एक जी। पेज पे खड़े रहना है।
जब वो बच्चा टीन एज पे आता है, चाहे वो इवन आज के दौर में तो मैं ये कहूँगा लड़की भी जब टीन एज पे आ जाती है तो उसके लिए भी अब जितना लड़कों के ऊपर नज़र रखनी होती है उतनी ही अब लड़कियों के ऊपर भी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब सोसाइटी उस लेवल पे चली गई है, बिल्कुल हर चीज़ डिजिटलाइजेशन पे चली बिल्कुल गई है। तो यहाँ पर एक तो माँ और बाप दोनों को जो अगर वो सख्त उनका रवैया अगर सख्त है तो फिर उनको रवैये को नर्म रखना पड़ेगा, बच्चे के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी ताकि बच्चा उसके बाप के साथ या बेटी के साथ जो भी औलाद औलाद मैं कहूँगा उनके साथ अटैच रहे, माँ और बाप दोनों के साथ, वो बाहर ना जाए। तो ये सबसे बेस्ट है कि ये सबसे बड़ा क्रिटिकल फेज़ है बच्चों के लिए और माँ-बाप के लिए भी, क्योंकि यही वो एज होती है जिसके अंदर बच्चा फिर चांसेस हो जाते हैं करने के। इसके साथ एक और बात मैं ऐड ये करूँगा कि अब जैसे भाई साहब ने बताया था कि हम बच्चा जो नेचुरली हम पता लग जाता है लड़कों को कि हमें उतनी ज़रूरत नहीं होती है, ज़िम्मेदारी का जो एहसास है। अच्छा, मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये हमारी सोसाइटी का ना बहुत बड़ा गैप है। मैंने एक बार ये कही भी थी कि बेटियाँ तो माँओं के करीब होती हैं, लेकिन बच्चा लड़का जब शादी की एज पे आ जाता है ना तो वो शादी की एज बहुत मैच्योर हो चुकी होती है। बाप को स्पेशली चाहिए कि वो टीन एज से ही बच्चे को तैयार करना शुरू कर दे। वो बच्चा बाहर क्यों जाकर चीज़ों को समझे, वो उसका बाप बताए ना, उसी की तो औलाद है और कौन है वो? वही तो उसको क्या है उसको उसकी उसकी तरबियत करेगा। और ये जो हमारे बाप और बेटे के दरमियान में जो एक जो गैप होता है, ज़हन का, मिज़ाज का जो गैप होता है, वो गैप नहीं होना चाहिए। आज के दौर में अगर मैं कहूँ ना कि बाप अब औलाद के करीब आ रहा है, क्योंकि मैं अपने कज़न्स को देखता हूँ, अपने जो बच्चे हैं, जो वो बाप बन चुके हैं, और ख़ुद मैं भी अपनी मिसाल दूँगा। अब हमने सोचा हुआ है और बच्चे जो जिनके टीनेज में आ चुके हैं, अब वो बाकायदा बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। आज की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पुराने अपने प्रीवियस जनरेशन की अगर मैं बात करूँगा तो ऐसा नहीं था। मैं अपने वालिद से बहुत दूर था बहुत से मामलात के अंदर, जो कि मुझे करीब होना चाहिए था, मेरे अब्बू ने मुझे करीब करना था मुझे। तो अब्बू की तरफ से ये एक थोड़ा-सा गैप रहा है। ये समझ लें कि शायद पहले ज़माने के लोगों की तरबियत का मामला कुछ और होता था, सोसाइटी अलग थी, अब हमारी मजबूरी है। तो अब ये हो रहा है, ये क्या बच्चे जो है ना अब बाप अपने बच्चों के करीब कर रहा है अपने आप को। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो जो एक डिस्कनेक्ट हो रहा है आज की जनरेशन का अपने पेरेंट्स के साथ, हम देखते हैं कि नहीं सुन रहे बच्चे वालिदैन की, वालिदैन का कुछ और माइंडसेट है, बच्चों का कुछ और माइंडसेट है, और अगर पेरेंट्स कुछ समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो बच्चे वो बात समझ नहीं पा रहे, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, सुनना नहीं चाहते। अच्छा, ये यहाँ मैं कहूँगा कि बच्चों का जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है टीनेज बॉयज़ के लिए, अब जो गैप जो आ रहा है वो ये आ रहा है, हमारी जो सोशल मीडिया और ये जो टिकटॉक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें आ गई हैं, बच्चे इस तरफ बिल्कुल राग़िब हो चुके हैं। उनको वहाँ से खींचना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ अपने बच्चे को स्मार्टफ़ोन से हटाने के लिए, लेकिन वो इतनी एडिक्शन हो चुकी है, वो नहीं आता है। अच्छा, जब वो स्कूल में जाता है, तो स्कूल में वो क्लास 5 का मेरा बड़ा बेटा क्लास 5 में, उसी की क्लास में एक बच्चा है जो व्लॉग बना रहा होता है। अब वो बच्चा वो वहाँ जाके व्लॉग वाले बच्चे के साथ जब वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, तो लाज़मी बात है वो वही चीज़ अडॉप्ट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे नज़दीक कि जिसकी वजह से बच्चे के अंदर और बाप के दरमियान में ये गैप आ रहा है। बट ये कि गैजेट्स किसने दिए हैं? गैजेट्स भी हम पेरेंट्स ने ही तो दिए हैं उन्हें बच्चों को। देन फिर उसको कौन, मतलब ये गलती भी हमारी है ना, तो देन फिर वी कांट ब्लेम द चाइल्ड कि वो हमारी इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि गैजेट है। तो फिर हम क्या करें एज पेरेंट्स? पेरेंट को एक स्टेप अहेड होने की स्टोरी बच्चा आपसे ही सुने। यू हैव दैट इंटरेस्टिंग स्टोरी अपने बच्चे को बताने के लिए कि जब वो गूगल खोल के चेक करे तो आप और गूगल मैप हो। तो उसके लिए आपको एक स्टेप अहेड होना है। सेकंड, बी स्मार्ट, बी अ सेल्स गाय विद योर किड्स। देखिए उसका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। ये जो टीनेजर्स हैं फ्रॉम 11 till 24 तक टीनेजर ही होता है, इस स्टैलियन है, बेलगाम घोड़े हो जाते हैं बच्चे जिनको काबू करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं खींचने लगाम, उनके साथ भागना शुरू करें। किसी को इंटरेस्ट है गाड़ियों के अंदर, डेवलप योर सेंस ऑफ दैट कि यार मैं इसके साथ बैठ के ये वाली बात करूं। माँ बाप को अपने आप को दोबारा से तराशना पड़ेगा कि अब मैंने इस बच्चे के साथ कैसे डील करना है। मेरी तो अपब्रिंगिंग कुछ और थी, मैं 30 साल पहले की अपब्रिंगिंग वाला हूँ या 30 साल पहले की अपब्रिंगिंग वाली हूँ। ये तो आज के चैलेंज में, और ये बात करें 20 साल आगे की, राइट नाउ जैसे अब आपके बच्चे हैं लेट टीनेजर्स के अंदर, अब उनसे अगर आप बात करेंगे ना, यार वो तो जो 70 बाइक थी तो रेवोल्यूशन था, नो, ईवी रेवोल्यूशन है, उसके लिए ईवी रेवोल्यूशन, उसके लिए क्रिप्टो रेवोल्यूशन है। आपको इसकी इन डेप्थ नॉलेज डेवलप करनी पड़ेगी कि यार मैं इसके साथ बैठ के इस पे क्या बात कर सकता हूँ। आपको अपने बच्चे के साथ एक नए गैजेट को डिस्कवर करना पड़ेगा जिसके लिए आप उससे बात करें। सो अपने बैरियर्स तोड़ें,
कोप अप करें आज के मौके के साथ, 20 साल बाद इंडस्ट्री दुनिया कहाँ खड़ी हुई होगी उससे वो बात करें, तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर सकेंगे, क्योंकि वो बुक्स में और यूट्यूब पे यही तो देख रहा है। चूँकि मेरा बच्चा जो है वो अभी 6 साल का ही है, लेकिन मेरा जो भांजा है वो 11 साल का लड़का है। तो उससे मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अक्सर मेरे घर पे आता है, तो वो कहता है मुझे अपने मामू के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेरी जो बहन है वो अक्सर मुझसे पूछती है कि तुम ऐसा क्या वो इसके साथ करते हो कि तुम्हें जो है लाइक करता है इतना और तुम्हारी तारीफ़ करता है। तो मैं उसको बताता हूँ कि देखो वो जो चीज़ें सर्च करता है यूट्यूब पे, मैं उन्हीं पे ही डिस्कशन करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर उसको मार्वल की मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उस पे डिस्कशन करता हूँ क्योंकि मैंने भी वो देखी हुई है। तो वो कैरेक्टर्स जब मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ, स्पाइडरमैन हो गया या कैप्टन हो गया, अमेरिका हो गया, तो इस तरह से जो है वो डिस्कशन होता है तो वो उसको पसंद आता है, तो वो उसमें और ज़्यादा एंगेज होता है। अगर उसको साइंटिफिक नॉलेज की बात करनी होती है या उसको स्टार्स की बात करनी होती है, एस्ट्रोनॉमी की बात करनी होती है, तो मेरा उसमें भी पर्सनल इंटरेस्ट है, तो मैं वो भी उसको बता रहा होता तो वो बड़ा इंटरेस्ट से सुन रहा होता है। तो इस तरह से वो बॉन्ड क्रिएट होता है। सो वो बात बिल्कुल सही है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है अगर आपने वो चीज़ पकड़ ली, तो बच्चा आपसे बात करेगा, अदरवाइज़ वो फिर आपसे बात नहीं करेगा। अच्छा, एग्जाम्पल बहुत अच्छी लगी, मगर यहाँ एक डिफरेंस है। यू आर नॉट द पेरेंट ऑफ दैट किड। मैं ये समझता हूँ जो एक गैप है ना, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि मेरा मेरे फादर के साथ नहीं था, ठीक है, मेरा मेरे फादर के साथ भी है और हो सकता है उनका अपने फादर के साथ रहा हो, तो ये एक ना जनरेशनल थिंग है, आप या यूं कह लें कि पेरेंटिंग इसी तरह हुई है एशिया में या पाकिस्तान में कि जी वो वालिद साहब ने 9 बजे खबर देखनी है, तो वो खबर अगर आज वो पीटीवी एक टाइम था कि वो ना स्पेसिफिक टाइम पे ब्लैकआउट हो जाया करता था या रिपीटिंग वो चल जाता, तो इवन अगर वो भी आ रहा है ना तो नहीं जी वो वाले साहब ने ना वो 9 बजे वो बैठना है देखना है। ये एक सबसे बड़ी वजह थी। अच्छा, फिर उससे हमें एज अ किड या और दूसरे जो थे उनको इख्तलाफ होने की वजह ये होती थी, रीजनिंग क्या है, रैशनल क्या है। जस्ट बिकॉज यू आर द फादर, यू आर नॉट सपोज टू कीप द वॉल्यूम एट 50 और 60 के जी, बच्चा सो रहा है तो उसने सुबह स्कूल भी जाना है तो वो हो जाए। तो आई थिंक ये अगर हम इसको एड्रेस करें, एक्सप्लोर करें कि मुझे देखें बच्चे को मना तो करना है, गैजेट की बात हुई, आई डू गिव माई किड्स माई ओन गैजेट टू यूज, बट आई हैव प्लेस सम रिस्ट्रिक्शंस, लाइक यू कैन वॉच यूट्यूब बट यू कैन ओनली वॉच दैट फलाना चैनल, एंड क्योंकि वो मेरे अपने अकाउंट पे यूज़ हो रहा होता है, आई कैन गो इन टू द हिस्ट्री, आई कैन सी कि अच्छा जी, फिर मैं उसको रिव्यू करता हूँ एंड देन आफ्टर अ फ्यू आवर्स और द वेरी नेक्स्ट डे आई विल कॉल दैट पर्टिकुलर किड, क्योंकि माशाल्लाह से 3 हैं जो अभी तक गैजेट यूज़ कर रहे हैं, तो आई विल कॉल देम एंड आई विल आस्क कि आपने फलाना चैनल देखा था, तो उसमें बच्चा थोड़ा सा शर्मिंदा होगा, बोलेगा जी, कुछ शरारती जो हैं वो कहेंगे गलती से लग गया था, तो मैं उन्हें समझाऊंगा बेटा इट्स नॉट गुड फॉर यू, तो ये गलती आप नहीं दोहराएं। तो बच्चा फिर सवाल ये करता है कि अच्छा बाबा उसमें ऐसा क्या है, ठीक है, तो फिर मैं अगर उससे रैशनल नहीं दे रहा ना, तो मेरे ख्याल से वो गैप बढ़ने लग जाएगा, वो बच्चा ये सोचेगा। अच्छा, फिर इसमें एक बहुत बड़ी वजह मेरे हिसाब से ये है कि हम बच्चों को तो मना कर रहे हैं गैजेट यूज़ नहीं करो, हम खुद कितना यूज़ कर रहे हैं। हम बच्चों को तो कह रहे हैं कि शब बारात पे जो है ना वो पटाखे नहीं फाड़ने चाहिए, लेकिन मेरे अपने भाई की शादी हो रही है, मैं फायरिंग कर रहा हूँ खड़ा होके बाहर। तो बहुत सारी चीज़ें हम बच्चे से कह रहे हैं झूठ नहीं बोलो, लेकिन अपनी लाइक किसी का कॉल आ गया जो मैं अटेंड नहीं करना चाह रहा, तो मैं अपनी वाइफ को कह रहा हूँ कि कह दो घर पे नहीं है, या मोबाइल घर पे छोड़ के गए हैं, तबलीग वाले आ गए गेट पे, तो बेटे से बोल दिया बेटा बोलो अब्बू तो हज पे चले गए। सो इस तरह के मामले, तो ये फिर ना वो बच्चा आपकी जस्ट बिकॉज योर फादर वो एब्जॉर्ब तो करता है, अच्छा, लेकिन उसके दिल के अंदर आपने एक क्वेश्चन पैदा कर दिया, उसको आपने एक रीजन दे दिया अपने आप से दूर करने का, और फिर वो बस फिर दूरी, वही बात है कि एक दरार, आप दरार तो नहीं कहेंगे लेकिन बस है, एक चीज आ गई, अब वो वक्त के साथ साथ वो ये देखेगा अच्छा अब्बू बोलते तो कुछ हैं मगर करते कुछ है। जब बच्चे को रैशनल नहीं देंगे ना कि ये ऐसा क्यों नहीं करो, तो इंक्विजिट हो जाएगा, फिर वो डेफिनेटली जाकर उसको खोल के देखेगा इसमें तकलीफ क्या थी जो अब्बा मना कर रहा था, तो वो रैशनल देनी जरूरी है, उसको बताना जरूरी क्यों नहीं। अच्छा, मैं अपनी बात इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बेटा अभी 3 साल का है, बेटी मेरी 6 साल की है, तो अभी तक तो मैं उस फेज पे पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादातर वक्त जो है ना सड़क पे गुजरता है, तो मैं इर्द गिर्द जो बच्चे देख रहा हूँ जो कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बाप आंखें दिखाता है ना बच्चों को, उसको बोलने नहीं देता, वो एक फासला बढ़ा रहा है बाप में और बेटे में,
कि कोई भी बात होती है तो वो जब उसको उसका जवाब नहीं आता ना तो वो उसको आंखें दिखाता है या चुप, वही बच्चा फिर बाहर जाता है और अपने दोस्तों से या दोस्तों के साथ आजकल वो जिन चक्करबाजियों में जैसे बच्चे लग रहे हैं, तो वो बाप की तरफ से उसको वो जवाब नहीं मिल रहे तो वो बाहर ढूंढ रहा है। उसको वो स्ट्रिक्टनेस लग रही है या उसको वो सेफ स्पेस नहीं मिल रही घर में, बैरियर आ गया जो उसको दोस्तों में सेफ स्पेस मिल रही है। अच्छा, हमने शुरू में क्वेश्चंस कुछ अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को, डैड्स को हमने कुछ क्वेश्चंस दिए और बड़े मजे मजे के रिस्पॉन्सेज आए। फर्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन था जो हमने पूछा था क्वेश्चनर में कि बच्चों की तरबियत किसका काम है, तो उसमें सबने यही बोला कि दोनों का काम है। सिर्फ सलीम साहब और फरहान साहब उन्होंने कहा कि भाई ये माँ का काम है बच्चों की तरबियत। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको अपनी बीवी की कौन सी आदत फ्रस्ट्रेट करती है, तो इसमें बहुत से लोगों ने सेफ प्ले किया, उन्होंने कहा कोई नहीं भाई, कुछ नहीं, कोई बात ही बुरी नहीं लगती, नो नथिंग, नन कुछ नहीं। फिर एक ने लिखा शक करने की आदत और ज्यादा सोने की आदत। ठीक है, एक ये हमें रिस्पांस मिला। तो फितरी बात है। और फिर निज़ार साहब या निज़ार साहब ने कहा कि भाई गुस्सा और एंगर बहुत ज्यादा आता है, तो भाई गुस्सा थोड़ा ठंडा कर लें भाई। फिर सलीम साहब लिखते हैं कि वाइफ इज विलिंग टू बी द डिसीजन मेकर, तो ये बात अच्छी नहीं लगती उन्हें। एंड देन कंपैरिजन, एक रिस्पॉन्स ये आया फरहान साहब का कि भाई कंपैरिजन्स बहुत करती हैं कि फला के पास ये, फला ये, उनके आइए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों को स्मार्टफोन्स किस एज में देने चाहिए। इसमें लिखा है फ्रॉम प्राइमरी स्कूलिंग बट विद कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट व्हेन दे आर पास्ट देयर टीनेज। ओके, फिर ये है कि हमसे गलती हुई कि हमने छोटी उम्र में मोबाइल फ़ोन दे दिए, लेकिन 15 या 12 साल तक नहीं देना चाहिए। फिर ये है कि 5+ विद लिमिटेड फीचर्स एंड लिमिटेड टाइम, एंड 18+ और 6+। ठीक है, एक जगह हमें 6+ भी आया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज क्या आप अपने बच्चों के लिए वैसे ही वालिद बनना चाहेंगे जैसे आपके वालिद आपके लिए थे। तो उसमें है येस एंड नो, दोनों जवाब। मतलब एक उन्होंने कहा है कि अब्दुल रहमान साहब ने कहा है कि हाँ भी और नहीं भी। ठीक है, बिकॉज बहुत सी बातें आई थिंक हमारे पेरेंट्स में अच्छी बुरी दोनों थी। देन इन्होंने लिखा है, साद साहब ने लिखा है कि हाँ यस, इन्होंने भी यस नो, एक जगह हमें आंसर मिला है नो कि आई डोंट वांट टू बी दैट फादर। देन वी हैव अनदर नो। बहुत अच्छी बात है यार, आप लोगों ने ये चीज़ रियलाइज की है कि कहाँ हमारे फादर्स या मदर्स किस जगह गलत है, एंड यू डोंट वांट टू रिपीट दैट। अच्छा, पहले मैं पढ़ लूँ एक सेकंड। सबने गलत, जिन्होंने वो नहीं लिखा, सबने लिखा है गलत बात गलत बात गलत बात। सही कहा है मिस्टर साद सिद्दीकी ने, भाई हेड्स ऑफ टू यू। नहीं एंड गलत, हाँ भाई आप ही हैं सिर्फ, ये बताएं। अच्छा, ये मैंने किस रैशनल से लिखा है। खाल पे जो चोट लगती है ना वो जल्दी रिप्लेस हो जाती है, खाल के टिश्यूज जल्दी भर जाते हैं, हड्डी की चोट बहुत देर पा होती है। ये तो मतलब खाल को जरूरी है जख्मी? नहीं, कुछ भी ना जख्मी हो, ना हड्डी ना खाल। जख्मी करने की बात नहीं है, बात यह है कि बच्चा जो गलती कर रहा है, पेरेंट बीइंग अ बोन, जो कहते हैं ना कि हड्डी हमारी है, वो ध्यान रखें कि उसकी डेवलपमेंट में या उसकी मिस्टेक्स में कोई फंडामेंटल फ्लॉ ना आ जाए। छोटी मोटे एरर तो हर बच्चा करता है, हम भी आज जहाँ तक पहुंचे कोई 500 एरर जो गलतियों के साथ ही पहुंचे। फंडामेंटल फ्लॉ वो है हड्डी का, वो है स्ट्रक्चर का, वो नहीं आना चाहिए। खाल के टिश्यूज जल्दी भर जाते हैं। सही है। अच्छा, इसमें फिर हमारा सवाल था कि क्या मर्द और औरत बराबर हैं, तो इसमें कहा मर्द इज द डिसीजन मेकर एंड वाइफ इज द एडवाइजर। यहाँ उन्होंने लिखा हाँ जी, मर्द और औरत बराबर हैं। फ्रॉम मेंटल स्किल्स एंड ऑब्जर्वेशन लर्निंग, यस दे आर इक्वल। मेच्योरिटी के हवाले से और उसमें दे आर इक्वल। कह सकते हैं बहुत से मामलात में औरत आगे और बहुत से मामलात में मर्द आगे। इसमें ये है कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन मार्क कि लाइक किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि मर्द और औरत बराबर हैं। हाँ, कि किस कॉन्टेक्स्ट, इतना ब्रॉडर हाँ क्वेश्चन है कि मर्द और औरत बराबर है नहीं। हाँ, क्या मैं बच्चों की तरबियत अच्छी कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं उतनी अच्छी कर सकता हूँ जितनी मेरी वाइफ कर रही हैं, या एज अ फीमेल अल्लाह ताला ने उनके अंदर कुछ चीज़ें डाली हैं, तो ऑफ कोर्स नॉट। वहाँ पे हम बराबर, क्या मैं उनसे यूं कह लें कंपैरेटिवली मैं पीछे हूँ, लेकिन बहुत कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे मुझे नेचुरली कुछ चीज़ें गिफ्टेड हैं, बीइंग अ मेल, बीइंग अ मैन।
तो वहाँ पे वो है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आई थिंक दोनों को बराबर होके ही चलना पड़ता है, क्योंकि ना वो बच्चा सिर्फ मेरा है, ना वो बच्चा सिर्फ मेरी वाइफ का है, हम दोनों का है। बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपके लिए क्या जरूरी है, बच्चे की मेहनत या नताइज? तो सबने ये लिखा है बच्चे की मेहनत जरूरी है, लेकिन क्या हम एक्चुअली इस चीज पे इम्प्लीमेंट करते हैं? लिख तो रहे हैं हम बड़े क्लीशे जवाब। तो वो उसमें ये होता है कि अगर उसका ग्रेड नहीं आया कोई बहुत अच्छा, तो एम आई कंपेयरिंग हर विद वन ऑफ हर कजन्स या नहीं? दिस इज द मेन थिंग। दुनिया तो ऑलरेडी कंपेयर करेगी। वी हैव सम रिलेटिव्स हु कॉल अस एंड टेल अस, ओ अब हमारा बच्चा जो है ना उसने तो तबाही फेर दी, फर्स्ट आ गया वो। आई से ओके कांग्रेचुलेशन, बट मैं उनका बच्चा अगर फर्स्ट आ रहा है तो मैं अपने बच्चों को क्यों टॉर्चर करूं? मैंने तो सिर्फ ये मॉनिटर करना है कि वो इतना टाइम सही से एजुकेशन को दे रहा है कि नहीं दे रहा। सो दिस इज द थिंग। रिजल्ट फिर अगेन अच्छा, फिर इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जब बच्चा मेहनत करेगा तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? ऑटोमेटिकली विद टाइम इंप्रूव होगा। हर बच्चा इज यूनिक, हर बच्चे का अपना एक पेस है। सही। आई थिंक इसमें प्रॉब्लम जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम का है हमारे। फॉर एग्जांपल अगर हम पुराना जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, बट अब जो नए सिस्टम आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे आईबी सिस्टम है, तो वहाँ पर तो बच्चे की ऑनगोइंग मॉनिटरिंग हो रही होती है, उसमें कोई रिजल्ट वगैरह नहीं होता है, तो हर बच्चा इक्वल होता है और जो जिसकी स्किल्स होती है वो उसके हिसाब से उसको रेटिंग करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि ओ लेवल या मैट्रिक? तो मेजॉरिटी सबने ओ लेवल ही कहा है, सिर्फ एक है जिन्होंने मैट्रिक की बात की है। फिर वैन की बात की कि आपको आपके ख्याल से बच्चों को वैन में भेजना चाहिए या फादर्स को खुद ड्रॉप करना चाहिए, तो उसमें मेजॉरिटी ने कहा है कि खुद ड्रॉप करना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि आप लोगों में से कौन कौन है जो अपने बच्चों को खुद स्कूल ड्रॉप करता है? यार आप लिख कुछ रहे हो, सेफ प्ले कर रहे हो आप लोग सारे अब मतलब हाँ फीजिबल। तो दैट इज माय क्वेश्चन कि हमें पता तो है कि ये करना है, दिस इज गुड, बट द थिंग इज कि आर वी डूइंग इट? हमें पता है कि हाँ बच्चे को ऐसे करना है, ये करना है, उसके साथ बॉन्ड बनाना है, उसके साथ ये करना है, हमें बीवी को यूं क्या हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? दैट इज द क्वेश्चन। और ये पूरा डिस्कशन ही इस चीज पे बेस्ड था कि हम बुकिश बातें और वो बातें तो हम सबको पता है, वी ऑल नो दैट, बट आर वी एक्चुअली डूइंग इट? दैट इज द क्वेश्चन कि क्या हम वो कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, बड़ा वायरल हुई थी, आप सबने शायद देखी भी होगी कि एक फादर है, वो बच्चा किसी होटल में शीशा पी रहा है, टीनेजर था, एक जमाने में बड़ी वायरल हुई थी। आई थिंक रफ्तार ने उस पर कॉमेंट भी किया था, बनी भी थी एक रील, कि वो बच्चा शीशा पी रहा है किसी होटल में अपने दोस्त यारों के साथ, और किसी ने शायद चुगली वुगली लगा दी होगी अब्बा को कि भाई ये हरकतें कर रहा है। अच्छा, वो कोई ऐसा ऑब्सीन रेस्टोरेंट नहीं था, वो एक नॉर्मल फैमिली रेस्टोरेंट था जहाँ नॉर्मल लोग खाना खा रहे थे, और वो बच्चा शीशा पी रहा था अपने दोस्तों के साथ, और वो वालिद साहब आते हैं और वो दे धनाधन बगैर नथिंग आस्क्ड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, वो उसकी धुलाई शुरू करते हैं, लाते घूसे और जो अल्लाह माफ करे जो गालियों की वो डिक्शनरी उसको तोहफे में पेश कर रहे हैं, एंड एवरीवन इज वाचिंग एट द रेस्टोरेंट, और वो सब देख रहे हैं, और वो कुछ एक्सप्लेन भी करना चाह रहे हैं तो वो कुछ नहीं सुन रहे, बस गालियों की बौछार, जूतम लात। तो माय क्वेश्चन इज, उस वीडियो को देख के मुझे हुआ कि फादर्स को क्यों इतना गुस्सा आता है, मतलब, और हम ये एज अ सोसाइटी इस चीज को जस्टिफाई भी करने की कोशिश करते हैं कि यार बाप है, बाप का रोब है, वो तो डिसिप्लिन है। तो डू यू थिंक कि डिसिप्लिन इस तरह हो सकता है बच्चा, या ये सही है? अच्छा सॉरी, एक मैं इसका जवाब दे दूं, अगर उसके बाद आपको माइक सुन। अच्छा, इसके अंदर जो एक जो चीज़ जो मैंने जो देखी है, बिल्कुल वो बाप ने जो मारा, ऐसी कई एग्जांपल्स मौजूद है। तो बाप को मेरे ख्याल है ज़्यादा गुस्सा, बच्चे से ज़्यादा गुस्सा जो है इस बात पे आता है कि सोसाइटी में उसको क्या कहेंगे। वो जो उसकी जो अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो उसकी फ्रस्ट्रेशन के वो बेटे पे निकालता है, जो कि गलत है। बच्चे की अपनी इज्जत होती है, आप ठीक है, सही है, आप वो किया तो आप आराम से खामोशी से उठा के बच्चे को लेकर भी जा सकते थे। बिल्कुल। वो जो ईगो होती है ना, बेसिकली वो उसकी ईगो मुतासिर होती है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकलती है। वो बच्चा भी उसका अपना होता है, कोई दूसरा उसके ऊपर वो उठाने की उंगली नहीं उठा सकता, तो कमज़ोर होता है। तो ये एक बाप का रोल जो है ना यहाँ पर एक नेगेटिव है। बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए, स्पेशली सोसाइटी के सामने, लोगों के सामने। ये बच्चे के ऊपर बड़ा, मैंने देखा भी ऐसे बच्चों को जिनके बाप वो करते हैं, तो फिर वो जब बड़े हो जाते हैं ना, तो उनका नेगेटिव रोल सामने आता है वो माशरे के अंदर। अच्छा, मैं डिस्क्लेमर ये दे दूं कि मैं कोई लेबल नहीं कर रही कि सारे वालिद ऐसे होते हैं और वो गुस्सा करते हैं, बल्कि मेरे मतलब आई वुड वांट यू टू से कि आपको ये फील ना हो कि मैं शायद आप लोगों को लेबल कर रही हूँ कि वालिद जो है वो गुस्सा करते हैं। आप अपना ओपिनियन दें कि क्या करते हैं, और करते हैं तो क्यों है, वजह क्या है कि अगर वो कर रहे हैं इतना गुस्सा,
समटाइम्स उनकी ये भी शिकायत होती है कि भाई तुम बहुत शिकायतें लगाती हो इसलिए मैं गुस्सा आ जाता है मुझे, तुम क्यों शिकायतें लगाती हो अपने बच्चे की, मैं आता हूँ ऑफिस से थका हारा। तो मतलब आई वांट टू आस्क कि डू फादर्स एक्चुअली आर दैट एंग्री? अच्छा, मेरे पास एक एग्जांपल है अपनी खुद की कि जब मैं पिछले 2 सालों में जब मेरी ऑफिस का टाइम बड़ा सख्त था, काफ़ी लेट सीटिंग हुआ करती थी, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी घर आते वक्त। और उसके बाद जो है वो घर आने के बाद अगर बच्चे थोड़ा सा तंग करते थे तो नेचुरली आदमी को गुस्सा आ जाता है। और बच्चा जो है ना, वो आप बच्चे को डांट देते हो या थोड़ा सा आपने पुश भी कर दिया तो उससे बच्चा बड़ा डिस्टर्ब होता है। अब इसमें ज़ाहिर है मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब बच्चे की गलती है, उसमें मेरी भी गलती थी। और ऑब्वियसली मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि यार मैं उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता था, क्योंकि ये नेचुरल है। जब आप इतना प्रेशर लेके आओगे ऑफिस से घर, तो ये आपको आपकी मेंटल कंडीशन क्या है उस वक्त, तो आपको गुस्सा नेचुरली आएगा और आप बच्चों को डांटोगे। इसका सलूशन ये है कि फिर मैंने देखा कि यार मेरी जॉब में इतने मसले हो रहे हैं, तो मैंने कंपनी चेंज कर ली और अब मैं एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे इतना प्रेशर नहीं है, टाइमिंग बड़े सूटेबल मेरे है, तो मैं बच्चों को ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ और अब मेरा गुस्सा जो है वो कंट्रोल भाई हो इस रहा है। पे तो क्लैपिंग बनती है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है और अगर आपने ये डिसीजन छोड़ ली तो हैंड्स डाउन कि यू एक्चुअली थॉट अबाउट इट एंड यू बिकॉज चेंज्ड उससे एंड हाँ, क्योंकि स्विच्ड फैमिली जॉब, ये इम्पैक्ट बहुत हो बड़ी रही थी, बात पूरी है। फैमिली इम्पैक्ट हो रही थी। हाँ। तो वी बोथ डिसाइडेड, मेरी वाइफ भी हाँ। वर्किंग है, कि हम ऐसी जॉब करेंगे जो कि इतनी ज़्यादा हार्टफुल ना हो और हम बच्चों को ज़्यादा टाइम दे सकें। इसमें ये भी हम देख सकते हैं कि क्या इज देयर सम मेंटल हेल्थ एंगल एट प्ले एज वेल, क्योंकि फादर्स की जब हम बात करते हैं, जैसे फेलो फादर्स ने बोला कि वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग, वी डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म, तो मेंटल हेल्थ व्हेन यू लुक एट इट कि आप फीमेल्स के हवाले से सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं ना, लाइक प्लेटफॉर्म्स भी हैं, सब हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट फीमेल्स की भी मेंटल हेल्थ की इतनी कोई बात नहीं होती। तो फिर आप मेल्स को तो उसी रेस में ही नहीं है। इवन के आई थिंक मेन स्ट्रीम मीडिया पे आज तक शायद अगर मैं बोलूँ तो कोई इसका ऐसा तस्करा भी कभी नहीं हुआ, ना ये टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंस कभी बना कि मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, किन चीज़ों से हो रही है, क्यों हो रही है, उसको कैसे जो है टैकल किया जाए। तो मे भी मुझे लगता है कि ये एक एंगल था उस धुलाई के पीछे। जैसे बच्चे की इज्जत है सबकी, जैसे है तो उस बच्चे की भी इज्जत है। और चाहे से वो शीशा पी रहा था या कुछ भी कर रहा था, तो उस वक्त उसके साथ ये सब नहीं होना चाहिए था। वो बाप को एक कनेक्शन बना के रखना चाहिए। वही बात है कि जब वो उसको जवाब नहीं दे पाता ना, तो वहां से मसले शुरू होते हैं। तो फिर अच्छा, ये सिचुएशन बेस्ड भी केस हो सकता है ऐसा। जैसे अगर वो किसी ने जैसे पोर्ट्रे इस तरीके से किया है कि बच्चा तुम्हारा ये कर रहा है, तो वो जब वो फिर आग लग गई हाँ और वो उसको गुस्सा आ गया। अगर वो कहीं जैसे बाकी सारे कजन आराम भी से किसी बात, पिकनिक हाँ। पे और बाप भी साथ है, तो एक कश लगा लिया, अगर शीशे का एक कश लगा बिल्कुल, लिया, हाँ। तो फिर वो बाबू Context वही बहुत बात है, वो matter करता है कि किस तरह रिलैक्स present हुआ रहेगा है, कि हाँ। हाँ यार। तो हाँ। जो जैसे बाप का कनेक्शन अपने बच्चे से ऐसा हो कि कोई और आपको ना बताए कि ये आपका बच्चा ये कर रहा है, हाँ, कोई वो तीरी लगाए और आप सुलग गए। हाँ, ऐसा कनेक्शन ना ये नहीं हो, होना चाहिए। बाप का उससे डायरेक्ट कनेक्शन। हाँ, अच्छा एक सर ने भी बात की मेंटल हेल्थ पे और मेंटल स्ट्रेस की बात की, तो एक और मेरे जहन में ये क्वेश्चन आया कि जैसे खवातीन जो है उनकी तो एक लेडीज ग्रुप होता है, वेंट आउट कर लेती हैं, रैंट कर लेती हैं। आप लोगों के पास, अगर मैं आपकी पर्सनल, आप लोग मुझे बताएं कि डू यू हैव दैट स्पेस टू वेंट आउट, कि आप क्या डैडी इश्यूज या पापा ट्रॉमास जो हैं वो आप लोग आपस में डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों से, या कोई सलाह लेते हैं, कोई ऐसा वेंटिंग आउट है कि यार जैसे हम कहते हैं यार नहीं संभल रहा बच्चा, मुश्किल हो रही, ऐसे आप लोगों के कोई सर्कल्स हैं, आप लोगों को वो, हमारे मर्दों को वो हैं एरियाज टू वेंट आउट? अच्छा, नंबर 1 होने चाहिए। यस, मैं अपनी पर्सनल बात करूं, हाँ मेरे हैं, माय फादर, इवन मेरे अच्छे कोलीग्स हैं या सीनियर्स हैं, उनके साथ ऑफ दे आर प्रोफेशनल्स, उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इस लेवल की बॉन्डिंग है कि वी डू डिस्कस आइडियाज। वो अपने बच्चों की चीजें जो मेरी एज ग्रुप के मुझसे छोटे, मुझसे डिस्कस कर रहे होते हैं, व्हाट टू डू, कैसे गाइड करना है, एंड आई डिस्कस दीज इश्यूज, क्योंकि वो इससे निकल चुके हैं। एक तो चीज ये, दूसरा बाप को या किसी भी इंसान को सबसे पहले जो बेसिक चीज है, रिएक्शन कंट्रोल करना आना चाहिए। कि जो बात है ना, किसी ने तीली लगाई और आप सुलग गए, नहीं होना चाहिए। ये सास और बहू वाले केस के अंदर बीइंग अ मैन क्या करना चाहिए, आप रिएक्शन कंट्रोल करें और उसको कम से कम 2 मिनट तो सोचने के लिए इस बात पे रिएक्ट कैसे करना है। वही वाली बात खाल और हड्डी वाली के फंडामेंटली गलत है, या सिर्फ अभी ऊपर की प्रॉब्लम है, इसको हम बातचीत करके हल कर लेंगे। और एट द डे एंड कोई भी चीज हो,
हम गजा वाला मसला देख लें कि यूक्रेन वाला देख लें, इट हैज़ टू गेट रिजॉल्व ऑन टेबल। ये डायलॉग से ये होता है, आपको बच्चे को बिठा के उससे बात ही करनी पड़ती है। ठीक है सर, आप लोगों के पास जल्दी जल्दी बताएं, कोई वेंट आउट करने का आपका है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि आदमी थोड़ा हिचकिचाते भी हैं अपने घरेलू मसाइल को डिस्कस करने में, खवातीन तो कर लेती हैं, आप लोग क्या हिचकिचाते हैं? अना का मसला बनाते हैं कि नहीं यार घर की बात घर में रहे? मतलब एक सलाह लेना, मैं ये नहीं कह रही कि कोई डिस्कशन चटपट करना, बट सलाह नहीं, हम लेना। अपने पेयर्स से बात करते हैं। ऑब्वियसली वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, तो पेयर्स से हम बात कर रहे होते हैं, अपने कोलीग से बात कर रहे होते हैं, वाइफ से डिस्कस कर रहे होते हैं नॉर्मली, अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से, या अपने जो दूसरे दोस्त वगैरह हैं उनसे हम डिस्कस करते हैं। सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं इन चीज़ों को कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बच्चा कंट्रोल में नहीं आ रहा है फॉर एग्जांपल, बहुत तंग कर रहा है, तो क्या करना चाहिए। सो आजकल तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं और यू कैन ईजिली वेंट आउट एंड सर्च ईजिली, आप लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी दिस डेज। सर लास्ट कमेंट एंड देन वी विल कंक्लूड। सही। अच्छा देखिए, ख़वातीन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना जब तक वो वेंट नहीं करेंगी, तो वो तो तबीयत उनकी ख़राब हो जाएगी। मर्द अलग चीज़ है। क्लोज़ फ्रेंड्स के दरमियान में डिस्कशन होती है जब हम बैठते हैं, सिर्फ वो मतलब घरेलू मामलात नहीं, बच्चों के मामलात में भी हम जब बैठते हैं, हम पूछते हैं, हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि बच्चा इस एज में आ गया, अब उसके साथ ये क्या किया जाए, तुमने क्या किया है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। मेरा दोस्त है, उसकी बेटियाँ माशाल्लाह बड़ी हो रही है, मैंने उसको ये एडवाइस दी है कि देखो अपनी तालीम तो दे रहे हो, लेकिन इतनी ज़्यादा तालीम नहीं दे देना कि बच्चियों की उम्रें निकल जाए, या इस रियलिटी को भी, इस फैक्ट्स को भी रखें। तो ये सारी चीज़ें हम जो भी सोसाइटी के अंदर जो भी हम देख रहे होते हैं मामला, वो सारे मामला को देखते एक दूसरे शेयरिंग कर भी रहे होते हैं, लेकिन बड़े क्लोज कर रहे होते हैं हर एक के सामने। मतलब ये चीज़ नहीं होती, ये फितरी होता है, ये मर्द की सही बात। नहीं, मेरी कोशिश होती है मैं शेयर नहीं करूं किसी के साथ, क्योंकि I'd rather trust some strangers on the internet। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने मेरी सिस्टर जो हैं उनकी शादी मुझसे पहले हुई, मुझसे छोटी हैं हालांकि, लेकिन वो इस डिपार्टमेंट में मैं कह सकता हूँ मुझसे एक्सपीरियंस है। लेकिन क्या उनके मामलात वैसे ही हैं? क्या उनका इन्वायरमेंट वैसा है जिस इन्वायरमेंट में मैं हूँ? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम जब किसी से मशवरा मांग रहे होते हैं ना, तो वो हमेशा मशवरा अपने वो जहाँ पे है ना, तो वो वहाँ से दे रहा होता है। हो सकता है वो चीज़ मेरे इन्वायरमेंट के हिसाब से ना हो और मैं उस पर अमल करूँ तो वो मुझे नुकसान हो। तो इसमें मैं बल्कि ये मेरा मशवरा भी है फादर्स को कि अगर इस तरह है तो गो ऑन द इंटरनेट। अब तो इतना डिजिटल उसका एरा है, गो ऑन द इंटरनेट, यूज़ रेडिट, प्लेटफॉर्म्स यूज़ करें, जस्ट गो ऑन देयर, फाइंड फॉर योर आंसर्स। वहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो प्रॉब्लम आपके साथ है वो दुनिया में किसी और के साथ ना हुई हो या सिमिलैरिटीज़ ना हो। तो इससे ये होता है कि ऑफ कोर्स कि आपकी प्राइवेसी भी इंटैक्ट रहती है और आपको बहुत सारे मशवरे और वो भी मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना टाइम निकाला एंड यू केम हियर ऑल द वे। और इस डिस्कशन से आई होप कि हमारे व्यूअर्स को कोई अच्छे टिप्स एंड पॉइंट्स मिले होंगे। बस एंड में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि एज फादर्स आई थिंक आप लोगों को अब इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट चाइल्डहुड इज़। एंड चाइल्डहुड या बचपन सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं हो सकता। इट्स अ टीम वर्क कि आपको एज वालिद एंड वालदा मिल के इन बच्चों का बचपन जो है वो बेहतर बनाना है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमाज आर रियल। जो बच्चों के साथ जो उनकी पर्सनैलिटी शेप हो रही है तो वो उनके बचपन का हिस्सा है और उसके जिम्मेदार हम वालिदैन हैं। तो जो वो एडल्ट बनेगा बड़े होके, जो उस चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस हम उसको देंगे बच्चे को, दैट इज व्हाट ही विल बिकम। जो भी हम थोड़ा बहुत इनपुट दे रहे हैं वो 2 फोल्ड्स डबल हो जाता है और उसकी पर्सनैलिटी और शख्सियत का हिस्सा बनता है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे एंड थैंक यू फॉर बीइंग द फादर्स जो आके विलिंग हुए इस डिस्कशन के लिए। इंशाल्लाह वील कीप ऑन हैविंग दिस काइंड ऑफ डिस्कशंस इन द फ्यूचर एंड आई होप आपको हमारी एपिसोड पसंद आई हो और आपने इससे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स या पॉइंट्स लिए होंगे। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मॉमकास्ट एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।